चलें फिर हम आगे आते हैं। असेसमेंट प्रोसीजर ITA इनकम टैक्स अथॉरिटीज। अच्छा, कैन एन assessee make an additional new claim before the assessing officer or an appellate authority which was not claimed by him in the return of income, though he was legally entitled to otherwise than by way of filing a revised return of income? गोइस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस CIT। आई होप मैं प्रोनाउंस सही से कर रहा हूँ, GOETZA। अब देखें डियर फ्रेंड्स, मुद्दे वाली बात क्या होती है। इनकम टैक्स एक्ट की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट में आपको अपना ITR फाइल करना पड़ता है अंडर सेक्शन 139। ठीक बात है। जो आप ITR फाइल करते हैं उस ITR के थ्रू आप अपनी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देते हैं। बट बहुत बार क्या होता है कि आपने जो ITR फाइल किया, हो सकता है कि उसमें कुछ इनकरेक्ट चीजें आपने मतलब हो सकता है कि उसमें हो आपकी तरफ से कुछ इनकरेक्ट उसमें इंफॉर्मेशन हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा क्लेम हो जिसके लिए आप एंटाइटल्ड तो हो बट आपने ITR में उसको नहीं किया। ठीक है। अच्छा, GST में तो क्या होता है डियर फ्रेंड्स कि GST में आप जो है वो अपडेटेड रिटर्न वगैरह फाइल कर सकते हैं, मतलब करेक्शन स्टेटमेंट वगैरह आप वहां पे फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में ये फैसिलिटी नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में ये फैसिलिटी नहीं है। तो अगर आपने ITR फाइल किया, अगर आप उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज करना चाहते हैं, या अगर आप कोई भी एडिशनल क्लेम वगैरह अगर आप करना चाहते हैं, तो आप जो है वो सीधा असेसिंग ऑफिसर को आप जो है वो मतलब चिट्ठी वगैरह लिख के नहीं कर सकते। आपको उसके लिए रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 139(5). तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है साहब, आप अगर आप अपने ओरिजिनल मतलब रिटर्न में किसी भी तरीके का कोई चेंज करना चाहते हैं, या अगर आप कोई एडिशनल क्लेम वगैरह अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको जो है वो डायरेक्टली आप असेसिंग ऑफिसर के सामने ये क्लेम नहीं कर सकते, या आप एक रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ इनकम के थ्रू नहीं कर सकते। आपको एक रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा सेक्शन 139(5) में। अब सवाल बनता है कि सर क्या मैं डायरेक्टली जो है वो कोई नया क्लेम असेसिंग ऑफिसर के सामने, तो चले आपने मना कर दिया कि आप नहीं कर सकते, क्या मैं अपलेट अथॉरिटी के सामने क्लेम कर सकता हूं? डियर फ्रेंड्स, अपलेट अथॉरिटीज के सामने भी अगर आप कोई नया क्लेम लेकर जाते हैं, ऑल्दो दे आर एंटाइटल्ड टू एंटरटेन एनी एडिशनल क्लेम विच वॉज नॉट बीन क्लेम्ड बाय यू मीन्स बिफोर द असेसिंग ऑफिसर और इन द इनकम टैक्स रिटर्न, बट जनरली वो भी हो सकता है कि आपसे ये मांग करें कि आप सेक्शन 139(5) का रिटर्न भरें। बट अगर लेट्स से कि रिवाइज रिटर्न को फाइल करने का टाइम अगर लेट्स से एक्सपायर हो चुका है, तो फिर वो आपको हो सकता है कि डायरेक्टली कोई नया या फिर एडिशनल क्लेम भी वो एंटरटेन कर लें। बट ये काम कौन कर सकता है? अपलेट अथॉरिटी, असेसिंग ऑफिसर ये चीज आपको नहीं करके दे सकता। तो अगर आप अपने ओरिजिनल इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, या अगर आप कोई ऐसा क्लेम वगैरह करना चाहते हैं जो कि आपने जो है वो ओरिजिनल ITR में क्लेम है, उसमें हो सकता है कि आप मतलब नहीं आप मतलब कर पाए बिकॉज ऑफ एनी मतलब रीजन, तो डियर आप ऐसा कर सकते हैं ओनली थ्रू अ रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5). और आपको पता है कि जैसे आप अपने ITR को रिवाइज करते हैं सेक्शन 139(5) में, ये रिवाइज्ड ITR जो होता है वो आपके ओरिजिनल ITR को रिप्लेस कर देता है फ्रॉम दैट डेट। ठीक बात है। अच्छा, देखेंगे assessee has forgot to make a claim in its return of income which he was legally entitled to, issues whether such claim to make such claim assessee is required to file a revised return or can make such claim directly before the assessing officer or appellate authority। तो मतलब कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि यार अपना असेसिंग ऑफिसर के सामने आप कोई डायरेक्ट क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो आप उसको रिवाइज रिटर्न के थ्रू ही कर सकते हैं। हाँ, आप अपलेट अथॉरिटीज के सामने कर सकते हैं। अपलेट अथॉरिटीज ऑथराइज होती हैं कि वो आपसे कोई नया या फिर एडिशनल क्लेम आपसे कंसिडर कर सकती हैं जो कि आपने असेसिंग ऑफिसर के सामने नहीं क्लेम किया, या आपने अपना ओरिजिनल ITR में भी क्लेम नहीं किया। एनी हाउ सेम फैक्ट्स में और सेम सिचुएशन को डील करते हुए केस लॉ नंबर मतलब 54 है, उड़ीसा रूरल हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस ACIT, उड़ीसा हाईकोर्ट का। डियर फ्रेंड्स, उड़ीसा हाईकोर्ट का शायद दिस इज द फर्स्ट केस लॉ जो कि उड़ीसा हाईकोर्ट के बारे में, या उड़ीसा हाईकोर्ट का हम आपके साथ मतलब देख रहे हैं। जनरली बहुत कम केसेस हैं जो कि उड़ीसा हाईकोर्ट के। अच्छा, कैन एन असेसी रिवाइज द पर्टिकुलर्स फाइल्ड इन द ओरिजिनल रिटर्न? ध्यान दीजिएगा, कैन द असेसी रिवाइज द पर्टिकुलर्स फाइल्ड इन द ओरिजिनल रिटर्न बाय वे ऑफ फाइलिंग अ रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ इनकम? नहीं सर। अगर आपको अपने ओरिजिनल रिटर्न के पर्टिकुलर्स को रिवाइज करना है, मतलब क्या हुआ, लेट्स से सर हम मान लीजिए कि मैंने अपने ओरिजिनल रिटर्न में पर्टिकुलर्स जो मैंने मतलब दिए हुए हैं, लेट्स से मैंने वहां पे लिखा हुआ है सेल 21 लाख रुपए, लेट्स से मतलब डेप्रिसिएशन 12 लाख रुपए। मैं चाहता हूं
कि सेल को मैं 21 लाख रुपए से घटा के 20 लाख रुपए कर दूं, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ एक रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ इनकम को फाइल करके नहीं मतलब क्लेम कर सकता। ऐसी भी डियर स्टेटमेंट ऑफ इनकम वगैरह की कोई लीगल अथॉरिटी नहीं होती, आपको अपना ITR फाइल करना पड़ता है। तो आप ये थ्रू फाइलिंग अ रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न आप ये क्लेम कर सकते हैं, आप रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ इनकम के थ्रू ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, कैन अनअब्जॉर्ब्ड means depreciation be allowed to be carried forward in case the return of income not filed within due date? Dear friends, section 80 read with section 139(3) जो डील करता है रिटर्न ऑफ लॉस से, वो कहता है कि अगर आप अपना लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करना चाहते हैं फ्यूचर में, ध्यान दीजिएगा, लॉसेस को अगर आप कैरी फॉरवर्ड करके फ्यूचर में सेट ऑफ करना चाहते हैं, कौन से लॉसेस को? लॉसेस अंडर द हेड PGBP, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस के अलाउड लॉसेस को। क्योंकि देखिए सैलरी हेड में लॉस हो नहीं सकता, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इवन विदाउट फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। तो इन्होंने 3 तरीके के लॉसेस में रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, PGBP, कैप गेन और अदर सोर्सेस की। अगर आप उन लॉसेस को सेट ऑफ करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आपको अपना ITR विद इन द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) के हिसाब से फाइल करना पड़ेगा। बट डियर अगर आप इस चीज को देखेंगे तो वहां पे 2 चीजें मेंशन नहीं है। एक तो वहां पे साहब लॉसेस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है इसको इंटेंशनली जो है उसके दायरे से बाहर रखा गया है। और दूसरा वहां पे अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं, क्योंकि अनअब्जॉर्ब्ड मींस डेप्रिसिएशन गवर्न होता है अंडर सेक्शन 32(2). तो हम ये कह सकते हैं अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, इसको आप कैरी फॉरवर्ड करके फ्यूचर ईयर्स में भी आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं इवन विदाउट फाइलिंग द ITR विद इन द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1). ठीक बात है, और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आप अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखेंगे द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 80 एंड सेक्शन 139(3) रिक्वायर्स द असेसी टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम within the due date applies to the carry forward of the business loss and not carry forward of the unabsorbed depreciation। तो आप unabsorbed मतलब मीन्स डेप्रिसिएशन को आप फ्यूचर ईयर्स में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इवन विदाउट फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139(3) विद इन द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1). ठीक बात है। अच्छा, Does the CBDT have the power to amend the legislative provisions through a circular? Dear friends, CBDT के पावर्स दिए गए हैं सेक्शन 119 में। थोड़ा सा मैं आपके साथ सेक्शन 119 की बात करना चाहता हूं। सेक्शन 119 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड करता है। एक तो ये कहता है 1191 और दूसरा ये कहता है 1192। सेक्शन 1191 कहता है कि CBDT जो है वो मतलब डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस वगैरह इशू कर सकता है, गाइडलाइंस वगैरह इशू कर सकता है टू बेटर कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। इसका मतलब एक्ट में जो प्रोविजंस बना दिए गए, इसको बेहतर तरीके से कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, इसको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए, असेसी से बेहतर तरीके से डील करने के लिए CBDT डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकता है, गाइडलाइंस इशू कर सकता है जनरली थ्रू सर्कुलर्स। ठीक बात है। सर्कुलर्स जो होते हैं डियर, चूंकि वो CBDT इशू कर रहा है डिपार्टमेंट के स्टाफ को, तो वो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट के स्टाफ्स पे बाउंड होते हैं, असेसी के ऊपर बाउंड नहीं होते। असेसी चाहे तो सर्कुलर को यूज करे, चाहे तो यूज ना करे। अच्छा, तो सर्कुलर का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि जो एक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको बेहतर तरीके से कंडक्ट करने के लिए, कैरी करने के लिए। सवाल बनता है सर एक्ट कहां से आता है? एक्ट आता है डियर फ्रेंड्स पार्लियामेंट से। एक्ट आता है पार्लियामेंट से। अच्छा, कभी कभी पार्लियामेंट क्या करती है, कभी कभी पार्लियामेंट जो है एक्ट तो बना देती है, मींस प्रोविजन बना देती है, बट बाकी उसके लिए कह देती है कि यार इस प्रोविजन में ना बाकी चीजें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है थ्रू नोटिफिकेशन। तो उस नोटिफिकेशन में जो भी चीजें होंगी वो भी एक्ट का पार्ट बन जाएंगी। ठीक बात है। तो इन सारी की सारी चीजों को बेहतर तरीके से कैरी करने के लिए CBDT अपने ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकता है सेक्शन 111 मतलब सेक्शन 1191। और ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये बाइंडिंग होते हैं टू दी डिपार्टमेंट एंड नॉट अपॉन द असेसी। ये बात आपको पता है। सवाल बनता है कि क्या सर्कुलर के थ्रू CBDT एक्ट को अमेंड कर सकता है या एक्ट में कोई नया प्रोविजन इंसर्ट कर सकता है? नहीं कर सकता डियर। सर्कुलर के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ जो एक्ट ऑलरेडी इन प्रेजेंट है, वो जिस भी फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको ज्यादा बेहतर तरीके से कैरी आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप इसके बारे में गाइडलाइंस वगैरह इशू कर सकते हैं। आपको नया एक्ट बना नहीं सकते, आपको नया प्रोविजन नहीं बना सकते, या आप एग्जिस्टिंग प्रोविजन में किसी भी तरीके का अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो मेरे साथ साथ देखेंगे
डज द सीबीडीटी हैव द पावर टू अमेंड द लेजिस्लेटिव प्रोविजंस थ्रू अ सर्कुलर? तो यहाँ पे क्या कहा गया? द सीबीडीटी डज नॉट हैव द पावर टू अमेंड द लेजिस्लेटिव प्रोविजंस इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स अंडर सेक्शन 119 बाय इशूइंग अ सर्कुलर। अगर सीबीडीटी ने कोई ऐसा सर्कुलर इशू कर दिया है तो सच सर्कुलर्स आर इनवैलिड बीइंग अल्ट्रा वायरस। अच्छा, आगे आते हैं। कैन सीबीडीटी रिफ्यूज टू कंडोन अ डिले इन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न वेयर सच डिले वाज कॉज्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एसएससी? तो जैसे कि हमने आपके साथ डियर फ्रेंड्स भी बात की कि सेक्शन 119 सीबीडीटी को कुछ पावर्स देता है, उसमें सेक्शन 119(1) ये है कि सीबीडीटी जो है वो सर्कुलर्स इशू कर सकता है। अच्छा, सेक्शन 119(2) क्या कहता है? सेक्शन 119(2) कहता है कि सीबीडीटी के पास पावर्स हैं टू कंडोन द डिलेज। क्योंकि आपको पता है डियर फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट जो है वो बहुत सारे कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट मांगता है और उन कंप्लायंसेस के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह या फिर बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह जो कि आपको इनकम टैक्स में मिलते हैं। बहुत बार क्या होता है कि एसएससी टाइम से उन कंप्लायंसेस को पूरा नहीं कर पाता। तो साहब एसएससी टाइम से उन कंप्लायंसेस को पूरा क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि एसएससी जो है वो आईपीएल देख रहा था। तो क्या वो अलाउड होगा? नहीं सर। अगर एसएससी लेट से उन कंप्लायंसेस को पूरा नहीं कर पा रहा ड्यू टू दी रीजंस और ड्यू टू दी सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एसएससी, ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एसएससी। सर ऐसा क्या सर्कमस्टांस हो गया जो कि एसएससी के कंट्रोल की बाहर चला गया? जैसे जैसे सर जी मतलब कोरोना आ गया था। तो डियर वो तो एक बहुत हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम मतलब लेवल का केस था जहां पे सब कुछ ही मतलब बंद हो गया था। तो वो तो खैर एक अलग बात है, वो तो खैर एक मतलब ऑब्वियस मतलब रीजन था। अगर हम उतने बड़े रीजन को ना देखें तो डियर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पे कुछ ऐसे इश्यूज हो जाएं जो कि एसएससी के कंट्रोल के बाहर हों। जैसे सर एक इशू ये भी हो सकता है कि एसएससी का जो सीए था, जो एसएससी का सारा काम किया करता था, उस सीए के ऊपर रेड पड़ गई, सीबीआई उस सीए को उठा के ले गई। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप खुद, मतलब सीए और सीएस के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं? डियर फ्रेंड्स, आजकल सबसे ज्यादा रेड में पकड़ाते सीए, क्या कर सकते? ठीक बात है। अच्छा, अब सीबीडीटी जो है डियर उस सीए को रेड में उठा के ले गई और उस सीए के कंप्यूटर्स वगैरह को सीज कर दिए। तो साहब मेरा सारा का सारा इंफॉर्मेशन सीए के पास था, सीए जो है वो रेड के चक्कर मतलब सीए जो है उसको सीबीडीटी उठा के ले गई, तो मैं अपना आईटीआर टाइम से कैसे फाइल करूं? आर यू गाइस गेटिंग? तो साहब मेरे लिए बीइंग एन एसएससी मेरे लिए क्या हो गया? अ सर्कमस्टेंस बियॉन्ड माय कंट्रोल। ठीक बात है। अच्छा, सेक्शन 139 में अगर आपने रिटर्न को टाइम से फाइल नहीं किया, अगर आपने अपना आईटीआर सेक्शन 139 के रिटर्न के ड्यू डेट के हिसाब से फाइल नहीं किया, तो इसके दो बहुत मेजर कंसिक्वेंसेस है जो कि आपको फेस करने पड़ते हैं। पहला कंसिक्वेंस क्या है कि आप चैप्टर 6A के डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते साहब, हेडिंग सी वाले खास तौर पे आप चैप्टर 6A के हेडिंग सी वाले डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते। और डियर फ्रेंड्स, एसएससी के लिए 100% डिडक्शंस भी वहां पे अवेलेबल है, आप उसको क्लेम ही नहीं कर सकते अगर आपने अपना आईटीआर टाइम से फाइल नहीं किया हो। मतलब टाइम बोले तो सेक्शन 139(1) का ड्यू डेट। दूसरा आप सर जी अपना बिजनेस लॉसेस वगैरह आप कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ नहीं कर सकते। दीज टू कंसिक्वेंसेस कैन कॉज एन एसएससी टू क्विट इट्स बिजनेस। कि साहब ये दो कंसिक्वेंसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से बड़े से बड़ा एसएससी अपना बिजनेस बंद करके घर में बैठ जाए कि यार मैं बिजनेस नहीं कर रहा, क्योंकि इसके बिना मैं अपना बिजनेस कंडक्ट ही नहीं कर सकता। आर यू गाइस गेटिंग? और यहाँ पे आईटीआर को टाइम से फाइल नहीं करना, इट वाज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एसएससी, क्योंकि साहब एसएससी का जो सीए था वो बाकी लोगों का भी सीए था। सीबीआई की रेड पड़ी, सीबीआई ने इनका ऑफिस में रेड मारा और सीए सर को जो है वो सरकारी मेहमान बना के हवालात में मतलब डाल दिया और उनके कंप्यूटर्स वगैरह को सीज कर दिया। और चूंकि सारा की सारी इंफॉर्मेशन मतलब डेटा वगैरह मेरा उन्हीं सीए के पास था, और जब सीए ही सरकारी मेहमान बन के हवालात में पहुंच गए तो फिर मेरा आईटीआर कौन फाइल करता? सीए ने कहा कि सर जी मैं जो है वो हवालात से आईटीआर फाइल कर दूं, वहां पे उनको इंटरनेट ही नहीं मिला। मतलब मुद्दे वाली बात यह है कि साहब कि मैं अगर आईटीआर को फाइल नहीं कर सका, इट वाज ड्यू टू द रीजन व्हिच इज नॉट इन माय कंट्रोल, और इसकी वजह से मैं अपना आईटीआर फाइल नहीं कर सका। और उसकी वजह से अगर आप ये दो बहुत मेजर बेनिफिट जो मुझे एक्ट में प्रोवाइड किए गए अगर आप मुझे नहीं देते, तो फिर मेरे पास सर जी मेरे बिजनेस को बंद करके घर पे बैठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और मेरे बिजनेस में या मेरे मतलब कंपनी में जो 5000 लोग काम कर रहे हैं, फिर मुझे उनको नौकरी से निकालना ही पड़ेगा, फिर इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक बात है। तो ऐसे सिचुएशंस को कंसिडर करते हुए, बहुत ध्यान से अब जो मैं बातें कह रहा हूं बहुत ध्यान से, ऐसे सिचुएशंस को कंसिडर करते हुए, क्योंकि डियर फ्रेंड्स एक्ट का पर्पस या किसी भी देश में इनकम टैक्स का पर्पस ये नहीं होता कि एसएससी जो है वो अपना बिजनेस बंद करके घर में बैठ जाए। इसका उद्देश्य होता है, पर्पस होता है कि यार नए से नए एसएससीज या नए लोग मार्केट में आए, मतलब बिजनेस एक्टिविटी करें, इससे हमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिल सके। ठीक बात है।
तो सेक्शन 1192 ऐड किया गया जिसमें यह कहा गया कि सीबीडीटी के पास पावर है टू कंडोन द डिले इन कंप्लायंसेस। इसमें सेक्शन 139(1) भी है कि अगर आपने टाइम से अपना आईटीआर फाइल नहीं किया, मींस आपने अगर अपना आईटीआर टाइम से फाइल नहीं किया, मींस देयर इज अ डिले इन फाइलिंग आईटीआर, उस डिले की वजह से मतलब डिले की वजह से जो बेनिफिट्स आपको मिल सकते थे, पर उस मतलब डिले की वजह से जो बेनिफिट्स आपको नहीं मिल रहे, उस डिले को सीबीडीटी कंडोन कर सकता है ताकि वो बेनिफिट्स आपको दोबारा से मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 1192 कहता है कि सीबीडीटी मे कंडोन द डिले। अब मैं यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं डियर, बहुत ध्यान से। सीबीडीटी मे कंडोन द डिले और कंडीशन क्या है? दो मतलब कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो मतलब डिले हुआ था इट वाज बिकॉज ऑफ द मतलब सर्कमस्टांस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एसएससी, और दूसरा एसएससी ने जो है साहब वो डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट किया। तो ये दो अगर कंडीशंस अगर फुलफिल कर दी जाती हैं देन सीबीडीटी में कंडोन द डिले इन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक बात है। यहां पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूं जो कि आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, जहां पे इनकम टैक्स एक्ट में या किसी भी एक्ट में अगर इनकम टैक्स एक्ट ने किसी अथॉरिटी को अगर एक पावर दी है कि साहब ये काम आप चाहो तो करो भी, चाहो तो न भी करो, मींस अगर एक ऑप्शनल पावर दी है, वो उस अथॉरिटी के लिए कंपल्शन बन जाता है, मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है यदि उसके एसोसिएटेड कंडीशंस फुलफिल कर लिए जाएं। इसका मतलब अगर सेक्शन 1192 कहता है यार सीबीडीटी तुम जो हो वो डिले को कंडोन कर सकते हो, मींस सीबीडीटी में कंडोन द डिले इफ दीज टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। और वो दो कंडीशंस क्या क्या हैं कि साहब डिले वाज ड्यू टू द रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एसएससी एंड एसएससी हैज कोऑपरेटेड इन द मतलब प्रोसीडिंग विद द डिपार्टमेंट। तो अगर एसएससी ये दोनों कंडीशंस पूरी कर देता है तो साहब उस केस में सीबीडीटी के लिए डिले को कंडोन करना मैंडेटरी बन जाता है, ऑप्शनल नहीं रहता, उस केस में मैंडेटरी बन जाता है। और यहां पे भी डियर फ्रेंड्स कोर्ट ने यही बात कही, सीआईटी रेगन पावर टेक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीबीडीटी एंड अनदर, मींस मद्रास हाई कोर्ट। यहां पे कोर्ट ने भी यही बात कही कि अगर उसके रिलेटेड कंडीशंस पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पे सीबीडीटी को डिले को मतलब कंडोन करने का एप्लीकेशन अलाउ करना चाहिए। तो मेरे साथ साथ देख लेंगे। The application for the condonation of delay of the SSC should be allowed by CBDT as the circumstances causing delay was beyond the control of the SSC। तो ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाते, जल्दी से आगे आते हैं। अच्छा, is the requirement to grant a reasonable opportunity of being heard stipulated under section 127(1) mandatory in nature? Dear friends, section 127 कहता है कि जो है वो पीसीआईटी सीआईटी वगैरह जो है वो एक असेसिंग ऑफिसर से दूसरे असेसिंग ऑफिसर में एसएससी का केस ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब एसएससी का केस जिस असेसिंग ऑफिसर के अंडर चल रहा है उस केस को वो किसी दूसरे असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, सेक्शन 1 मतलब 27(1) कहता है कि साहब जब आप एसएससी के केस को एक असेसिंग ऑफिसर से दूसरे असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर कर रहे हैं, बहुत बार क्या होता है कि एसएससी ने खुद से मतलब रिक्वेस्ट की होती है कि सर मैं ना अपने शहर को मतलब चेंज कर रहा हूं, तो आप ना इस वाले शहर के अलावा किसी जहां जो मैं मतलब शिफ्ट हो रहा हूं उस वाले असेसिंग ऑफिसर के पास आप वाला केस मतलब भेज दें। उस केस में तो चलें एसएससी ने खुद से मतलब रिक्वेस्ट की है, बट साहब बहुत बार क्या होता है कि मतलब डिपार्टमेंट जो है वो सुओ मोटो केस को ट्रांसफर कर देता है, मींस एसएससी ने रिक्वेस्ट नहीं की होती। डिपार्टमेंट अगर सुओ मोटो केस को ट्रांसफर कर रहा है तो सेक्शन 127(1) एक बात कहता है, वो कहता है कि अगर पॉसिबल हो तो, ध्यान दीजिएगा, अगर पॉसिबल हो तो, मींस इफ इट इज पॉसिबल और वेयर एवर इट इज पॉसिबल, आपको एसएससी को केस को ट्रांसफर करने से पहले, मींस एक असेसिंग ऑफिसर से दूसरे असेसिंग ऑफिसर को केस को ट्रांसफर करने से पहले आपको एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देना पड़ेगा, तो इसका मतलब सेक्शन 127(1) कहता है कि केस को ट्रांसफर करने से पहले आपको एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देना पड़ेगा, बट एक कंडीशन उन्होंने लगा दी, और वो कंडीशन क्या है कि वेयर एवर इट इज पॉसिबल टू डू सो। तो इसका मतलब ये हुआ साहब कि एक्ट कहता है कि अगर ये पॉसिबल है, अगर ये डिपार्टमेंट के लिए पॉसिबल है एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देना, डिपार्टमेंट को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देना पड़ेगा, आर यू गाइस गेटिंग? किसी को बात समझ आई? सवाल बनता है कि क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देना मैंडेटरी है या डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मींस डिस्क्रिशनरी है। बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है कि सर जी इनकम टैक्स एक्ट या किसी भी एक्ट में अगर एक्ट ने ऑफिसर्स को कोई राइट दिया है, उस राइट के
कॉन्टेक्स्ट में अगर कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो वो राइट नहीं रहता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, जो कि हमने आपके साथ इसके पहले वाले केस में भी देखा था, जहां पे सीबीडीटी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी कि सीबीडीटी को डिले को कंडोन करना पड़ेगा, और सीबीडीटी ने और हाई कोर्ट ने भी यही बात कही। यहां पे एक्ट क्लियरली कहता है कि अगर ये पॉसिबल है तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर डिपार्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड नहीं दे रहा तो डिपार्टमेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा कि साहब ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था टू गिव द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड। तो इसका मतलब सर जी आप अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड दे दो, अगर आप ये नहीं देते तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक्ट ने आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देने से सिर्फ एक केस में स्किप किया हुआ है, और वो केस कौन सा है जहां आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है टू गिव द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड। ठीक बात है। तो यहां पे हाई कोर्ट भी यही कह रहा है कि मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा द वर्ड मे यूज्ड इन दिस मतलब सेक्शन शैल बी रीड एज शैल, मतलब साहब आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, आपके लिए मैंडेटरी है, मींस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। And such income tax authority has to mandatorily give an opportunity, a reasonable opportunity of being here to the assessee wherever it is possible to do so. ठीक है। अच्छा आगे आते हैं, can the assessee's application for adjustment of tax liability on income surrendered during search by sale of seized gold bars be entertained where assessment has not been completed? Again a very important case law dear, ये 2022 के नवंबर में आ भी गया था, तो फ्यूचर में भी आने की उम्मीद तो बनती है क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, बट ऐसा नहीं कि फ्यूचर में नहीं आ सकता। अच्छा सेक्शन 132 बी कहता है साहब कि आप मान लीजिए कि किसी पर्सन के घर में या किसी पर्सन के प्रेमाइसेस पे रेड हुई, उस रेड में कुछ अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट या कुछ अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स या कैश वगैरह गोल्ड वगैरह डिपार्टमेंट को मिल गया, डिपार्टमेंट उसको सीज कर सकता है, ठीक बात है। अच्छा सीज करके क्या करेगा? सेक्शन 132 बी कहता है यार कि जो एसेट आपने सीज किया आप उसका क्या करेंगे। सेक्शन 132 बी 1 कहता है कि बहुत ध्यान से जो एसेट आपने सीज किया बहुत ध्यान से डियर, बहुत ध्यान से, जो एसेट आपने सीज किया उस एसेट को आप यूज कर सकते हैं, मींस डिपार्टमेंट उस एसेट का यूज कर सकता है टू पे ऑफ द एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी ऑफ द असेसी। बहुत ध्यान से मैंने क्या कहा, टू पे ऑफ द एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी ऑफ असेसी, मतलब एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी की बात करते हैं, ये क्या होता है। दूसरा अब सर जी रेड पड़ी है, मींस किसी ना किसी असेसमेंट ईयर या किसी ना किसी फाइनेंशियल ईयर से तो कंटेक्स्ट करती होगी, या किसी ना किसी फाइनेंशियल ईयर के बारे में तो होगी। उस फाइनेंशियल ईयर का जब तक असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक सर जी उस फाइनेंशियल ईयर का जब तक असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता आपकी उस फाइनेंशियल ईयर की टैक्स लायबिलिटी का डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता, आप वो भी रिकवर कर सकते हो। मींस टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। अच्छा तो यहां पे एक्ट जो है वो दो चीजों की रिकवरी के बारे में कहता है कि यार जो रेड में आपको एसेट वगैरह जो आपने सीज किया है आप ये दो तरीके की रिकवरी कर सकते हो। पहली रिकवरी क्या है, एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी ऑफ द असेसी, और सेकंड रिकवरी क्या है कि जो असेसमेंट वगैरह चल रहा था जब तक वो असेसमेंट फाइनलाइज नहीं हो जाता, क्योंकि असेसमेंट के फाइनलाइजेशन के बाद ही हमें पता चलेगा कि साहब टैक्स कितना है, इंटरेस्ट कितना है, पेनल्टी वगैरह कितनी है, और आप ये अमाउंट भी उस सीज्ड एसेट से रिकवर कर सकते हो। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा बट इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आगे लिखी हुई है, मींस प्रोवाइजर टू सेक्शन 132B(1)(1) उसमें यह कहा गया है कि देखो सर जी जो एसेट जो डिपार्टमेंट सीज करके ले गया, जो एसेट असेसी का डिपार्टमेंट सीज करके ले गया, और सेक्शन 132B(1) कहता है कि यार इस एसेट को आपको यूज कैसे करना है, उसका मतलब प्रोवाइजो कहता है कि अगर असेसी चाहे, बहुत ध्यान से, अगर असेसी चाहे तो 30 दिनों के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एसेट वाज सीज्ड, वो असेसिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट करेगा, मींस एप्लीकेशन देगा, और असेसिंग ऑफिसर को ये मतलब बताएगा कि साहब ये एसेट उसके पास कहां से आया था और उस एसेट का सोर्स क्या है, टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। तो अगर उसने असेसिंग ऑफिसर के सेटिस्फेक्शन तक ये बात अगर बता दी कि एसेट कहां से आया था और उस एसेट का सोर्स क्या है, तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट करके उस एसेट को बाकी जो हम कह सकते हैं कि मतलब रिमेनिंग जो उसका पार्ट है वो असेसी को हैंड ओवर कर देगा, मींस वापस कर देगा।
फिर से प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइजो कहता है साहब कि अगर असेसी चाहे तो असेसी जो है वो मतलब डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर जी मैंने ये एसेट ऐसे ऐसे मतलब मेरे पास ये एसेट जो है वो इसी मतलब रास्ते से आया था, मीन्स इट इज़ द सोर्स ऑफ डेटा सेट। और अगर असेसिंग ऑफिसर मतलब सेटिस्फाइड है तो असेसिंग ऑफिसर जो है डियर वो एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट करके उस एसेट के रिमेनिंग पोर्शन को असेसी को हैंडओवर कर सकता है, असेसी को हैंडओवर कर सकता है। ठीक बात है। इस वाले केस में क्या हुआ, अगर हम देखें डियर, हेमंत कुमार मतलब सिंधी एंड अनदर के केस में क्या हुआ, असेसी के यहाँ रेड पड़ी, रेड में गोल्ड बार मिले और गोल्ड बार को डिपार्टमेंट सीज करके ले गया। असेसी जो है उसने उस प्रोवाइजो के हिसाब से रिक्वेस्ट मतलब डाल दी कि साहब मेरी एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट करो और मुझे जो है मेरा बाकी गोल्ड बार वापस कर दो। मैंने अभी तक आपको एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी नहीं बताया। व्हाट आई मीन बाय दैट टर्म एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी। सेक्शन 132B एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी को डिफाइन नहीं करता। एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी का जनरल मीनिंग होता है, बहुत ध्यान से, एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी का जनरल मीनिंग होता है, मान लीजिए डियर कि अगर रेड पड़ती है, मान लीजिए डियर रेड पड़ती है इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक बात है, तो एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी हम कह सकते हैं द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अप टू फाइनेंशियल ईयर 22-23, मतलब साहब फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक की टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी में एडवांस टैक्स शामिल नहीं किया जाता। ये हम कह सकते हैं साहब कि दिस इज योर एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी। ठीक बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक की टैक्स लायबिलिटी, मतलब इनकम टैक्स लायबिलिटी प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, इसको आप रिकवर करें और जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द एसेट है वो आप उसे मतलब डिपार्टमेंट जो है वो असेसी को हैंडओवर कर दे। पर यहां पे डियर फ्रेंड्स असेसिंग ऑफिसर ने एसेट को हैंडओवर करने से मना कर दिया और ये कहा कि हम आपको ये एसेट तब तक हैंडओवर नहीं कर सकते, बहुत ध्यान से, हम आपको ये एसेट तब तक हैंडओवर नहीं कर सकते जब तक आपका असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि जब तक आपका असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपकी टैक्स लायबिलिटी का फाइनलाइजेशन नहीं हो सकता, और जब तक टैक्स लायबिलिटी का फाइनलाइजेशन नहीं होगा हमें आपकी जो है वो कंप्लीट टैक्स लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। मामला पहुंचते पहुंचते चला गया हाई कोर्ट तक। हाई कोर्ट ने यहां पे असेसी के अगेंस्ट व्यू लिया, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं। हाई कोर्ट जो है डियर इन्हीं मतलब सर्कमस्टांसेस में असेसी के फेवर में भी व्यू ले सकता था, बट हाई कोर्ट ने यहां पे असेसी के अगेंस्ट व्यू लिया। और चूंकि मामला जो है वो डियर फ्रेंड्स मतलब सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गया, इसलिए मतलब डिपार्टमेंट जो है इस वाले केस लॉ को अपने फेवर में बहुत ज्यादा यूज करता है। हाई कोर्ट ने यहां पे क्या कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि देखो सर जी, एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी का हमें सही में पता कब चलेगा, जब आपके असेसमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक बात है। इसका मतलब जब तक आपकी असेसमेंट पेंडिंग है, जब तक आपकी असेसमेंट पेंडिंग है, जब तक आपका असेसमेंट मतलब पेंडिंग है, तब तक आपकी टैक्स लायबिलिटी का हमें जो है वो क्रिस्टल क्लियर आइडिया नहीं लगेगा। असेसी कहता है कि सर अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी पेंडिंग है तब तक आपको हमारी टैक्स लायबिलिटी का क्रिस्टल क्लियर आइडिया नहीं लगेगा और आप हमें हमारे एसेट को वापस नहीं कर सकते। तो फिर फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 132B11 क्या कहता है, वो तो कहता है ना कि अगर हम एप्लीकेशन दें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम एप्लीकेशन दें असेसिंग ऑफिसर के पास, तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट करके हमें हमारे एसेट का बाकी पोर्शन वापस कर देगा। ठीक बात है। हाईकोर्ट कहता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, बट वहां पे एक बात और लिखी गई है, वहां पे ये भी कहा गया है कि आपको उस एसेट के सोर्स को टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर बताना पड़ेगा कि वो एसेट का सोर्स क्या है, वो एसेट कहां से आया, उसको लेकर आने का पैसा कहां से आया, और आपने जो सोर्स बताया वो सही है कि नहीं, वो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपका असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। इसलिए साहब जब तक असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, आपने जो एसेट का सोर्स बताया वो सोर्स भी सही है कि नहीं, हमें यही नहीं पता चल सकता हम आपको वो एसेट वापस कैसे कर दें। डियर मैं यहाँ पे फिर कह रहा हूं कि इन्हीं सर्कमस्टांसेस में इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो एक हम कह सकते हैं कि मतलब लीनियंट व्यू असेसी के फेवर में ले सकता था और सेक्शन 132B11 के प्रोवाइजो को इन्वोक करके असेसी को बेनिफिट दे सकता था, बट हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं किया। ठीक बात है। तो मेरे साथ साथ देखेंगे
Section 132B11 uses the expression the amount of any existing liability and the amount of liability means determined. The words existing liability implies a liability that is crystallized, मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए by adjudication कि सर जी जब तक आपका असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमें आपकी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी कैसे पता चलेगी। ठीक बात है। मैं अगेन कह रहा हूं डियर कि ये सेम सर्कमस्टांसेस में हाई कोर्ट एक लीनियंट व्यू एसएससी की फेवर में ले सकता था, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केस लॉज मतलब देखे हुए हैं जहां पे इससे ज्यादा हम कह सकते हैं कि अनफेवरेबल मतलब सिचुएशंस में भी कोर्ट्स ने एसएससी के फेवर में ओपिनियन दिया है, अपना मतलब वर्डिक्ट जो है वो एसएससी के फेवर में दिया है। यहां पे हम कह सकते हैं कि एसएससी हैज सर्टेन बैड लक। ठीक है साहब। अच्छा, लाइकवाइज अ लायबिलिटी इज मींस डिटरमाइंड ओनली ऑन द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। ठीक बात है। अच्छा, until the assessment is completed it cannot be considered that a liability has been crystallized। मतलब जब तक आपका असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता हम ये नहीं मान सकते कि आपकी जो लाइबिलिटी है वो फाइनलाइज हो गई या फिर मतलब क्रिस्टलाइज हो गई। एज पर फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 132B11 The assessee may make an application to the assessing officer for release of the asset seized। कि साहब आप जो है वो एप्लीकेशन कर सकते हो, बट आपको वहां पे सब्सटेंशिएट करना पड़ता है कि जो एसेट है जो हमने रेड में मतलब सीज किया था वो एसेट आपके पास कहां से आया, उसका सोर्स क्या था, वो एसेट के पैसे वगैरह कहां से आए। However, he has to explain the nature and source of acquisition of the asset to the satisfaction of the assessing officer। ठीक बात है। और जो आपने मान लीजिए कि जो आपने एक्सप्लेनेशन मतलब दिया भी है वो एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं, उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, जब हम वो असेसमेंट कंप्लीट कर देते हैं। मतलब मुद्दे वाली बात है कि जब तक आपका असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम आपको जो है वो एसेट हैंडओवर नहीं करेंगे, डिस्पाइट की फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 132B11 कहता है कि जो है आप एसएससी को जो है वो एसेट हैंडओवर कर दें आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी ऑफ द एसएससी। मतलब ठीक बात है। तो यहाँ पे अगेन जैसे कि हमने पहले कहा कि थोड़ा सा यहाँ पे हाई कोर्ट ने एसएससी के फेवर में व्यू नहीं लिया। अच्छा, द असेसिंग ऑफिसर वाज मतलब जस्टिफाइड इन हिज कंक्लूजन दैट इट इज ओनली व्हेन द लाइबिलिटी इज determined on completion of the assessment that it would stand crystallized and in persons of which a demand can be raised and recovery can be initiated। मतलब मुद्दे वाली बात ये है, therefore in the present case first proviso to section 132B11 would not be attracted, the high court thus dismissed the writ petition। मतलब मुद्दे वाली बात ये है कि एसएससी के अगेंस्ट इन्होंने यहाँ पे जजमेंट दे दिया। आगे आते हैं, where no proceeding is pending against a person can assessing officer call for information under section 133(6) which is useful to an inquiry। dear friends, section 133 जो है वो assessing officer को और कुछ और भी अथॉरिटीज है उनको ऑथराइज करता है to call for any information from any person जो कि वहाँ पे मतलब मेंशन्ड है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी मतलब दैट इन्फॉर्मेशन शुड बी मतलब रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट। ठीक बात है। अच्छा, इसी में सेक्शन 133(6) है जो कहता है कि असेसिंग ऑफिसर जो है डियर फ्रेंड्स वो किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से या किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वगैरह से जो है डियर वो किसी भी ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन को डिमांड कर सकता है, किसी भी ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन को डिमांड कर सकता है। ठीक बात है। अच्छा, तो इसकी वजह से इम्पैक्ट ये आया कि असेसिंग ऑफिसर्स ने जो है डियर वो हम कह सकते हैं कि मतलब इस वाले प्रोविजन का हम कह सकते हैं कि अब्यूज करना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा इसे कब करने के लिए सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 अमेंड हुआ और जिसमें एक मतलब प्रोवाइसो ऐड किया गया जिसमें यह कहा गया कि लेट्स से कि अगर असेसिंग ऑफिसर जो है वो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से या किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वगैरह से या किसी बैंक से अगर एसएससी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह डिमांड कर रहे हैं या किसी ट्रांजैक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह डिमांड कर रहे हैं, अगर कोई केस पेंडिंग नहीं है, अगर कोई केस पेंडिंग नहीं है तो उनको एक अपने से हायर अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर केस पेंडिंग है तो उस अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर केस अगर लेट्स से अगर पेंडिंग अगर मतलब नहीं है तो अपने से हायर अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। दिस प्रोवाइजो वाज इंसर्टेड टू कर्ब दी मीन्स मिसयूज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 133(6)। ठीक बात है। इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में असेसिंग ऑफिसर ने एक कोऑपरेटिव बैंक से कुछ मतलब ट्रांजैक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन मांगा। कोऑपरेटिव बैंक ने कहा कि सर जी आप जो ये इंफॉर्मेशन हमसे डिमांड कर रहे हो ऐसा तो कोई केस पेंडिंग ही नहीं है जो मतलब जिससे ये इंफॉर्मेशन डील करता है, इसलिए हम आपको ये इंफॉर्मेशन देने को बाउंड नहीं है। बहुत ध्यान से, तो यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक कहता है साहब कि आप जो हमसे इन्फॉर्मेशन डिमांड कर रहे हो कोई केस ही पेंडिंग नहीं है। सेक्शन 133 जो है वो ये नहीं कहता है कि इन्फॉर्मेशन को डिमांड करने के लिए केस पेंडिंग होना चाहिए। सेक्शन 133 कहता है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन
उन स्पेसिफाइड पार्टीज से डिमांड कर सकते हो जो इन्फॉर्मेशन है यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, मींस द इन्फॉर्मेशन विच इज रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 133 ये कहां कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकते हो विच इज रिलेटेड टू अ केस विच इज पेंडिंग। ऐसा तो यहां पे कहीं नहीं कहा गया। हाँ, सेक्शन 133(6) कहता है, सेक्शन 133(6) कहता है कि अगर केस पेंडिंग नहीं है तो आप बैंक्स या कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हो ओनली विद द अप्रूवल ऑफ अ हायर ऑफिशियल। ठीक बात है, बट हाँ, आपने हायर ऑफिशियल का अप्रूवल लेके अगर आप बैंक या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंफॉर्मेशन की डिमांड करते हो तो वो इंफॉर्मेशन जो है डियर, वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है विच में बी रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ दैट। वो इंफॉर्मेशन उस केस से जुड़ी हुई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मतलब वो इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकती है। दैट इंफॉर्मेशन में बी रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट। अंतर बस इतना है कि अगर 133(6) में अगर आपको इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर रहे हैं और अगर केस अगर पेंडिंग नहीं है तो साहब आपको अपने हायर ऑफिशियल की यहां पे अप्रूवल लेनी पड़ती है। इस वाले केस में असेसिंग ऑफिसर ने अपने हायर ऑफिशियल की अप्रूवल ले ली थी, और अगर चूंकि उन्होंने अप्रूवल ले ली थी तो वो किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन जो उनके हिसाब से रेलेवेंट हो सकती है फॉर द पर्पस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट वो डिमांड कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है सर जी वो उसी केस से डील करनी चाहिए। आगे आते हैं टीडीएस टीसीएस इन एडवांस टैक्स रिफंड। अच्छा, तो फिर साहब जल्दी से जिससे ज़्यादा आपको समय नहीं लगाएंगे। पहला केस लॉ आईटीसी लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 2016 सुप्रीम कोर्ट वेदर टिप्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉयज अमाउंट टू सैलरी दस अट्रैक्टिंग द प्रोविजंस ऑफ 192। डियर फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी इनकम पे करते हैं टू द एम्प्लॉय विच इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, उस पर आपको 192 का टीडीएस करना पड़ता है। सैलरी होता है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में एक हम कह सकते हैं कि मतलब रिलेशन होता है, और सैलरी कैसी होती है, कंपल्सरी इन नेचर, जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के हिसाब से पे करनी पड़ती है। अगर लेट से कोई कस्टमर है जो कि आपको टिप्स देता है और वो मतलब टिप का मतलब अमाउंट बेसिकली अगर पे करता है, और एम्प्लॉयर यदि मान लीजिए कि उन टिप को अपने एम्प्लॉयज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो सवाल बनता है कि क्या वो जो अमाउंट है जो कि टिप की तरह से एम्प्लॉयर से कस्टमर्स ने मतलब दिए थे, जो कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज के बीच में बांट दिए, क्या ये सैलरी है? तो सवाल बनता है कि कोई भी पेमेंट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी पेमेंट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कर रहा है वो जरूरी नहीं कि सैलरी हो। यहाँ पे कस्टमर ने एम्प्लॉयर को मतलब टिप दिए कि सर जी आपके एम्प्लॉयज ने हमें बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है कि मतलब सर्व किया, तो ये नहीं, ये हमारी तरफ से साहब ये कुछ एक्स्ट्रा पैसे जो कि आप अपने एम्प्लॉयज को दे दें। उन पैसों को एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज के बीच में बांट दिया। हाँ, पैसा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बांटा, बिल्कुल सही बात है, बट इस पैसे को जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बांटा या फिर दिया, क्या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये पैसा किसी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत दिया? नहीं सर। क्या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये टिप देना कंपलसरी है? नहीं सर। ये तो एक वॉलंटरली पेमेंट है जो आपके क्लाइंट ने एम्प्लॉयर को दिया, एम्प्लॉयर ने ये पैसा अपने एम्प्लॉय को दे दिया। मीन्स जो क्लाइंट से टिप का पैसा एम्प्लॉयर को मिला है और जो पैसा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दिया, ये एम्प्लॉयर ने किसी भी, हम कह सकते हैं साहब कि ये एम्प्लॉयर ने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत या एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के तहत नहीं दिया। that was basically what the voluntarily payment which has been given by the employer to the employee। और चूंकि यहाँ पे ये जो है ये सैलरी है ही नहीं, because this is basically what the मीन्स वॉलंटरी पेमेंट, इसलिए साहब यहाँ पे 192 का टीडीएस नहीं बनेगा क्योंकि सैलरी नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं, तो मेरे साथ साथ देख लें। टिप्स आर प्योरली वॉलंटरली अमाउंट दैट मे और मे नॉट बी पेड बाय द कस्टमर, हेंस वुड नॉट फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ एंड स्कोप ऑफ सैलरी। अच्छा, वेयर द सैलरी एंड अदर अलाउंसेस पेड बाय द फॉरेन कोलैबोरेटर टू द एम्प्लॉइज सेकेंडेड टू इंडियन कोलैबोरेटर टू बी कंसिडर्ड फॉर टीडीएस बाय द इंडियन कोलैबोरेटर। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लॉ। इस केस में क्या हुआ, लेट्स से डियर आप एक कंपनी है जिसकी पेरेंट कंपनी लेट्स से यूके में, ठीक है, तो आप लेट्स से इंडियन ब्रांच है उसकी या इंडियन एंटिटी है, और आपकी पेरेंट एंटिटी लेट्स से यूके में। इस पेरेंट एंटिटी ने इंडिया में अपने कुछ एम्प्लॉइज को मतलब सेकंड किया, मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब भेजा, जो कि ये जो एम्प्लॉइज हैं ये इस इंडियन एंटिटी के लिए काम कर रहे हैं। ये जो एम्प्लॉइज हैं यूके के मतलब एंटिटी के हैं, बट ये फिलहाल इस इंडियन एंटिटी के लिए काम कर रहे हैं। ये जो इंडियन एंटिटी है ये इन एम्प्लॉइज को कुछ सैलरी और कुछ अलाउंसेस वगैरह दे रही है। बहुत ध्यान से, ये एम्प्लॉइज जो है साहब ये इसकी मतलब पेरेंट एंटिटी के लिए हैं, बट ये इस साल जो है इस इंडियन एंटिटी के लिए काम कर रहा है।
ठीक है। तो ये जो इंडियन एंटिटी है ये इनको कुछ सैलरी अलाउंसेस वगैरह दे रही है, और साथ में जो पेरेंट एंटिटी है ये इन एम्प्लॉइज को कुछ होम अलाउंसेस वगैरह भी दे रही है, कुछ होम अलाउंसेस वगैरह भी दे रही है। सेक्शन 912 कहता है कि अगर आपने भारत में सर्विसेज रेंडर की, इफ द सर्विसेज आर बीइंग रेंडर्ड इन इंडिया इट शैल बी ट्रीटेड एज अर्नड इन इंडिया, इट शैल बी कंसिडर्ड एज अर्नड इन इंडिया। और अगर कोई सैलरी इंडिया में अर्न की गई है एज पर सेक्शन 911 दैट शैल बी कंसिडर्ड एज अकर और अराइज इन इंडिया, हिंस लायबल टू टैक्स इन इंडिया। ठीक बात है। चूंकि साहब सर्विसेज भारत में दी जा रही हैं, सैलरी को हम क्या मानेंगे, अर्नड इन इंडिया। सैलरी अगर इंडिया में अर्नड है तो साहब इट शुड बी कंसिडर्ड एज अकर्ड और अराइड इन अकर्ड और मींस अराइज इन इंडिया, हिंस दैट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक बात है। यही बात इंडियन कंपनी के मतलब सीए साहब ने भी कही कि सर जी दैट सैलरी इज लायबल टू टैक्स इन इंडिया। इंडियन कंपनी ने अपने तरफ से जो सैलरी और अलाउंसेस दिया उस पे तो 192 का टीडीएस करके सरकार को जमा कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि दैट सैलरी इज लायबल टू टैक्स इन इंडिया, और इन्होंने 192 का मतलब टीडीएस किया और सरकार को पैसा जमा कर दिया। पर ये जो पेरेंट एंटिटी है यूके वाली, ये अपने तरफ से इन एम्प्लॉइज को जो होम अलाउंसेस वगैरह दे रही है, इस पे इंडियन एंटिटी ने टीडीएस नहीं किया और न ही पेरेंट एंटिटी ने इस पे कोई भी टीडीएस सरकार को जमा कराया। ठीक बात है। मामला पहुंचते पहुंचते पहुंच गया मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास, एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, इली लिली एंड कंपनी, जिसमें साहब मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ध्यान दीजिएगा, कि सर जी ये पेरेंट कंपनी होम अलाउंसेस आपको क्यों दे रही है, बिकॉज ऑफ दिस सर्विसेज, बिकॉज ऑफ दिस सर्विसेज। पेरेंट कंपनी एम्प्लॉइज को होम अलाउंसेस क्यों दे रही है, बिकॉज द एम्प्लॉइज आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ठीक बात है। अदरवाइज तो साहब कोई बैठे बैठाए तो आपको होम अलाउंसेस देगा नहीं। ये सर्विसेज ये दे कहां रहे हैं एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉय सर्विसेज दे कहां रहा है, इंडिया में। जैसे ये एम्प्लॉय इंडिया में सर्विसेज दे रहा है, जैसे ये एम्प्लॉयज इंडिया में सर्विसेज दे रहा है, 912 अट्रैक्ट हो गया, और 912 अट्रैक्ट होकर बोलेगा कि साहब इंडिया में अगर आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं, इसके लिए आपको कोई भी सैलरी मिल रही है, बहुत ध्यान से, इंडिया में आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, इसके लिए आपको कोई भी अगर आपको सैलरी वगैरह मिल रही है, भले आपके इमीडिएट एम्प्लॉयर मींस इंडियन एंटिटी से या आपके परमानेंट एम्प्लॉयर फॉरेन एंटिटी से, उससे मतलब नहीं होता। वो सारी की सारी सैलरी जो है वो भारत में डीम्ड टू अकर और अराइज मानी जाएगी और भारत में टैक्सेबल मानी जाएगी। किसी को बात समझ आएगी? वो सारी की सारी सैलरी, चूंकि आपने सर्विसेज इंडिया में दी, इंडिया में सर्विसेज देने की वजह से आपकी जो सैलरी इनकम है वो डीम्ड टू अकर और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, और इसकी वजह से जो भी आपकी सैलरी इनकम होगी, भले वो कोई भी पे करे, वो भारत में डीम्ड टू अकर होगी, भारत में लायबल टू टैक्स होगी, और अकॉर्डिंगली जो आपको भारत में पेमेंट कर रहा है उसको उस पर टीडीएस करना पड़ेगा। मतलब इस इंडियन एंटिटी को इस होम अलाउंसेस पे भी, जो कि फॉरेन एंटिटी अपने एम्प्लॉयज को दे रही है, इस पे भी टीडीएस करके सरकार को जमा करना पड़ेगा। दैट वाज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लॉ, इली लिली। ठीक है साहब। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देख लें। Consequently, the Indian SSC is duty bound to deduct from the portion of salary paid by it tax under section 92 on the entire salary paid by the employees, including the special allowances paid abroad to the employees by the foreign company। क्योंकि साहब ये जो होम अलाउंसेस जो फॉरेन एंटिटी एम्प्लॉयज को दे रहा है, वो इस वजह से दे रहा है क्योंकि एम्प्लॉयज जो है वो मतलब सर्विसेज ऑफर कर रहा है, सर्विसेज मतलब रेंडर कर रहा है, और ये सर्विसेज रेंडर कर कहाँ रहा है, इंडिया में। और सेक्शन 911 और सेक्शन 912 कहता है कि अगर कोई सर्विसेज भारत में रेंडर की जाएगी तो उसकी जो सैलरी इनकम होगी वो भारत में डीम्ड टू अकर और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, और अकॉर्डिंगली लायबल टू टैक्स इन इंडिया मानी जाएगी, और अकॉर्डिंगली इस पर टीडीएस करना पड़ेगा। तो साहब जो पेमेंट आप कर रहे हो, इंडियन एम्प्लॉय जो मतलब इंडियन एम्प्लॉयर जो पेमेंट कर रहा है, वो अपने खुद की पेमेंट से ही उस वाले पोर्शन पे भी टीडीएस करेगा जो कि फॉरेन एम्प्लॉयर जो है वो एसएससी को पे कर रहा है। ठीक बात है। आगे आते हैं डियर। Is section 194A applicable in respect of interest on FD in the name of Registrar General of High Court? ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 194A डील करता है TDS on interest other than interest on securities। डियर फ्रेंड्स, अगर आपका लेट्स से कि अगर आपके कोई FD वगैरह, या अगर मान लीजिए कि हम कह सकते हैं कि मीन्स डिपॉजिट वगैरह में अगर आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह आता है, अगर आपने कोई इंटरेस्ट कमाया है, तो जो बैंक होगा या जो पेइंग अथॉरिटी होगा उस पे 194 का उसे मतलब टीडीएस करना पड़ेगा। जब वो इंटरेस्ट आपको या तो एक्चुअली पे कर रहा है या आपके बुक्स में वो इंटरेस्ट को मतलब क्रेडिट कर रहा है, विच एवर इज अर्लियर एज पर सेक्शन 194A, उस पे उसको टीडीएस करना पड़ेगा एट द रेट्स इन फोर्स। अगर आप जो है वो हम कह सकते हैं कि मतलब रेसिडेंट्स को अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है। इस वाले केस में क्या हुआ, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस लॉ। मेरे साथ साथ देखेंगे इस केस में क्या हुआ। इस केस में क्या हुआ, लेट्स से दो पर्संस हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी।
दोनों के बीच में लेट्स से किसी प्रॉपर्टी को लेके कोई मतलब डिस्प्यूट चल रहा है और ये दोनों का जो मामला है डियर, ये लेट्स से हाई कोर्ट में पहुंच गया। हाई कोर्ट ने इनको कहा कि यार आपको ना जो है वो सिक्योरिटी के फॉर्म में कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा, आपको जो है वो सिक्योरिटी के फॉर्म में कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा, तो जाओ और 5-5 लाख रुपए की एफडी करवा दो, 5-5 लाख रुपए की एफडी करवा दो। मिस्टर ए और मिस्टर बी लेट्स से दोनों को कहा कि 5-5 लाख रुपए की साहब एफडी करवा दो। ये एफडी किसके नाम पे करवा दो? अपने नाम पे नहीं। तो ये जनरली एफडी किसके नाम पे होती है? रजिस्टर्ड जनरल ऑफ हाई कोर्ट, मींस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट। जाओ और 5-5 लाख रुपए की एफडी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट के नाम पे करवा दो। तो मिस्टर ए ने भी और मिस्टर बी ने भी 5-5 लाख रुपए की एफडी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट के नाम पे करवा दी और ये एफडी लेट्स से यूको बैंक में करवा दी। तो साल के एंड में यूको बैंक जो है वो इंटरेस्ट को जो है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट के अकाउंट में क्रेडिट मतलब करेगा। तो अकॉर्डिंगली फिर 194 का इसे टीडीएस करना पड़ेगा। 194 का टीडीएस यूको बैंक ने यहाँ पे टीडीएस नहीं किया। असेसिंग ऑफिसर यूको बैंक को कहता है कि साहब आपने टीडीएस नहीं किया, आप क्या बन गए? असेसी इन डिफॉल्ट, और अकॉर्डिंगली आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी लग जाएगा। मामला पहुंचते पहुंचते हाईकोर्ट चला गया और हाईकोर्ट ने कहा कि यार असेसिंग ऑफिसर एक बात बताओ, क्या रजिस्टर मतलब जनरल ऑफ हाई कोर्ट जो है वो एक्चुअल रिसिपिएंट ऑफ इंटरेस्ट है? नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक इंटरमीडियरी की तरह से काम कर रहा है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट इज नॉट द एक्चुअल पेई और इज नॉट द एक्चुअल रिसिपिएंट ऑफ द इंटरेस्ट। जब तक वो मामला मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में, जब तक ये हम कह सकते हैं कि मतलब डिस्प्यूट फाइनली सेटल नहीं हो जाता, तब तक ये नहीं पता चलेगा कि साहब इस वाले हम कह सकते हैं कि मीन्स इंटरेस्ट का एक्चुअल ओनर कौन है, डिपॉजिट का एक्चुअल ओनर कौन है। तो जब तक ये इशू फाइनलाइजेशन में नहीं हो जाता, तब तक हम कह सकते हैं कि एज एन इंटरमीडियरी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट ने अपने नाम पे ये डिपॉजिट रखा हुआ है। तो जब ये केस किसके भी फेवर में आ जाता है, लेट्स ये केस फाइनली मिस्टर ए के फेवर में आ जाता है और जब यूको बैंक मिस्टर ए को पेमेंट करेगा, तब यूको बैंक उस पर सारा का सारा मतलब टीडीएस एक बार में ही कर लेगा। दैट वाज द जजमेंट ऑफ मतलब दिल्ली हाई कोर्ट इन यूको बैंक केस। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, in the normal course the bank is required to make TDS in respect of any credit or payment of interest on the deposits made with it. However in this case the actual pay is unknown. सर जी हमें पता ही नहीं actual pay कौन है, बट सर यहाँ पे तो आपने TDS, आपने यहाँ पे जो पैसा जो मतलब जमा कराया है वो आपने तो रजिस्टर्ड जनरल ऑफ हाई कोर्ट के नाम पे पैसा जमा कराया है, रजिस्टर्ड जनरल ऑफ द हाई कोर्ट। हमने रजिस्टर जनरल ऑफ हाई कोर्ट के नाम पे पेमेंट अभी इसलिए की है, या हमने रजिस्टर जनरल ऑफ हाई कोर्ट के नाम पे पैसा अभी इसलिए मतलब जमा किया है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल पे का पता नहीं, क्योंकि मामला सर जी क्या है अंडर कोर्ट। तो जब तक कोर्ट की तरफ से फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता, हमें ये नहीं पता चलेगा कि इसका एक्चुअल रिसिपिएंट कौन होगा या ये एक्चुअली ये पेमेंट किसके पास जाएगी। तो इसलिए फिलहाल एक्चुअल पे अननोन है। इन बिटवीन के लिए ये जो अमाउंट है ये रजिस्टर जनरल ऑफ कोर्ट के नाम पे जमा किया गया है फॉर इन बिटवीन, ठीक है सर। अच्छा, however in this case the actual pay is unknown. The deposits kept with the bank under the order of the court was essentially funds which were in the custody of the court. सर जी ये पैसा कोर्ट ने अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, अभी ये इस वाले फंड का कोर्ट मालिक या ओनर नहीं है, ठीक है। The interest on that although occurred in the name of the registered general, registrar मतलब जनरल was also part of the fund। कि साहब जो पैसा कोर्ट ने अपने पास हम कह सकते हैं कि मतलब कस्टडी के फॉर्म में रखा हुआ है, वो इंटरेस्ट भी उसी कस्टडी वाले पैसे का चला गया, वो पैसा कोर्ट का नहीं है। वो पैसा तो कोर्ट ने अपने पास इसलिए मांगा था ताकि जब तक मतलब डिस्प्यूट जो है वो क्लियर नहीं हो जाता, तब तक किसी का भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट हर्ट नहीं हो, ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रार जनरल इज नॉट द रिसिपिएंट या फिर पे ऑफ द इनकम मतलब रिप्रेजेंटेड बाय इंटरेस्ट दैट अकर्स on the deposit in his name. The credit by the bank in the name of registered general would not attract the provisions of section 194A. तो सवाल बनता है फिर 194A अट्रैक्ट कब होगा? 194A अट्रैक्ट होगा जिस दिन फाइनली ये पता चल गया कि वो जो पैसा था जो कि रजिस्ट्रार मतलब जनरल के नाम पे रखा गया था वो अल्टीमेटली किसको पे किया जाएगा। तो जब भी आप उसको पे कर रहे हो अकॉर्डिंगली जो बैंक उसको टीडीएस कर लेगा। अच्छा, जल्दी से आगे आते हैं, देखेंगे साहब एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजंस ऑन पेमेंट बाय ट्रांसपोर्टर टू ट्रक ऑपरेटर्स और ओनर्स फॉर हायरिंग व्हीकल्स। डियर फ्रेंड्स, अगर आप व्हीकल्स वगैरह को हायर करते हैं तो इसका मतलब आपने अगर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वगैरह ली है तो आपको 194C का टीडीएस करना पड़ता है। इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में एक
सीमेंट कंपनी है, सीमेंट कंपनी ने एसएससी के साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीमेंट के लिए अग्रीमेंट किया। तो लेट्स से सीमेंट कंपनी है जिसका नाम है लेट्स से एसीसी, इसने लेट्स से मिस्टर ए के साथ अग्रीमेंट किया फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मतलब सीमेंट। मिस्टर ए के पास खुद के ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स नहीं थे, इन्होंने आगे जो है वो ट्रक ऑपरेटर्स के साथ अग्रीमेंट किया। मींस यहाँ पे दो अग्रीमेंट हो रहे हैं, एसीसी ने अग्रीमेंट किया मिस्टर ए के साथ और मिस्टर ए ने अग्रीमेंट किया ट्रक ऑपरेटर्स के साथ। तो एसीसी ने अग्रीमेंट किया मिस्टर ए के साथ, मिस्टर ए ने अग्रीमेंट किया ट्रक ऑपरेटर्स के साथ। एसीसी ने मिस्टर ए को पेमेंट कर दिया ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, मिस्टर ए ने आगे अपना हिस्सा रख के इस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को ट्रक ऑपरेटर्स को पे कर दिया। मिस्टर ए ने इस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को ट्रक ऑपरेटर्स को पे कर दिया। यहाँ पे कायदे से 194C लग जाता है और मिस्टर ए जब ट्रक ऑपरेटर्स को पेमेंट कर रहे थे उस पेमेंट पे इनको 194C का टीडीएस करना था, ठीक बात है। पर मिस्टर ए ने ये वाला टीडीएस नहीं किया। जब असेसिंग ऑफिसर ने इनसे पूछा कि बताओ साहब मिस्टर ए तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब तुमने जो है वो मतलब टीडीएस क्यों नहीं किया, तो मिस्टर ए कहते हैं साहब कि हमने कोई पेमेंट थोड़ा ना की। हाँ पेमेंट हमने की है। बताएं सर, अभी तो आप कह रहे थे कि हमने कोई मतलब पेमेंट कहाँ की। मिस्टर ए कहते हैं कि हमने पेमेंट की है, हम मानते हैं कि हमने हमारी जेब से पेमेंट की, बट साहब हमने जो पेमेंट की है ना वो तो हमने एसीसी के बिहाफ में पेमेंट की। मीन्स वी आर जस्ट एज अ फैसिलिटेटर, कि साहब हम तो एज एन एजेंट काम कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। एसीसी ने हमें पैसा दिया, उस पैसे को हमने आगे ट्रक ऑपरेटर्स को दे दिया। तो एसीसी को टीडीएस करके ही हमें पैसा देना चाहिए था जो हम आगे ट्रक ऑपरेटर्स को दें। इसका मतलब इस पे टीडीएस करने की जिम्मेदारी किसकी बनती थी? एसीसी की, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती थी साहब। हम तो क्या है एज अ फैसिलिटेटर कि हमें किसी ने कुछ काम करने को दिया, हमने वो काम कर दिया, इसके अलावा हमारा कोई रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया डियर, मामला कहां तक पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट तक। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बात बताओ श्री चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी, एक बात बताओ, यहां पे क्या एसीसी और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ? नहीं सर। क्या एसीसी ट्रक ऑपरेटर्स को जानता था? नहीं। एसीसी किसको जानता था? तुम्हें। और एसीसी ने ट्रांसपोर्ट चार्जेस का पेमेंट किसको किया? तुम्हें पेमेंट किया। और तुमने किसी और से ये ट्रांसपोर्ट वाला टास्क एग्जीक्यूट करवाया और तुमने उसके लिए उन ट्रांसपोर्टर्स के साथ एक अग्रीमेंट किया। मतलब यहां पे टीडीएस करने की जिम्मेदारी तुम्हारी आती है, ना कि एसीसी की, क्योंकि एसीसी और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच में यहां पे कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, कोई डायरेक्ट अग्रीमेंट है ही नहीं। यहां पे डायरेक्ट अग्रीमेंट किसके बीच में है? मिस्टर ए के बीच में और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच में। तो जब मिस्टर ए ट्रक ऑपरेटर्स को पेमेंट करेंगे उनको यहाँ पे टीडीएस करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। अकॉर्डिंगली वो क्या बन गए? एसएससी इन डिफॉल्ट। अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट और पेनल्टी प्रोविजंस यहाँ पे लग जाएंगे। तो मेरे साथ साथ देख लें साहब, देखेंगे द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स गुड्स वाज ओनली विद द एसएससी, मतलब मिस्टर ए। मतलब क्या हुआ कि एसीसी ने यहाँ पे मिस्टर ए के साथ अग्रीमेंट किया था। The payment made by the assessee, मतलब Mr. A to such transporters was clearly a payment made to a subcontractor under section 194C। तो साहब आपको यहाँ पे accordingly TDS करना था considering the payment to a subcontractor। अगर आप इसको subcontractor की तरह से अगर आप इसको क्लेम करते हैं तो आप इसे subcontractor मान लें और आप accordingly 194C का TDS करेंगे। अच्छा आगे आते हैं, are the provisions of TDS under section 194H attracted on the amount retained by the accredited advertising agencies out of the remittances of sale proceeds of airtime purchased from Doordarshan and sold to its customers। डियर फ्रेंड्स देखेंगे मेरे साथ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो सेक्शन 194H होता है ना ये डील करता है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज और कमीशन। सेक्शन 194H कहता है कि कमीशन क्या होता है? कमीशन वो पेमेंट होता है जो आप दूसरे पर्सन को कर रहे हैं जो कि आपके बिहाफ में या जो आपके लिए एक्ट कर रहा है। सेक्शन 194H कहता है कमीशन वो अमाउंट होता है जो आप दूसरे पर्सन को कर रहे हैं जो कि आपके बिहाफ में या जो आपके लिए काम कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि एज एन एजेंट, कि वो आपका एजेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप कोई पेमेंट करते हैं लेट्स से ऑन P2P बेसिस, मतलब प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, तो यहाँ पे 194H नहीं लगेगा क्योंकि जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो कमीशन नहीं क्वालिफाई करता फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 194H। बट अगर आप पेमेंट कर रहे हैं विच इज इन द नेचर ऑफ P2A, मतलब प्रिंसिपल टू एजेंट, तो इसका मतलब आप जो पेमेंट कर रहे हैं दैट बिकम्स द कमीशन जिसपे 194H का टीडीएस लग जाएगा, इस केस में क्या हुआ? इस केस में साहब एक एसएससी है जिसका नाम है प्रसार भारती, जिसके पास एक चैनल है जिसका नाम है दूरदर्शन, जिसमें साहब किसी जमाने में हम कह सकते हैं कि मतलब बहुत अच्छे शोज आया करते थे, लाइक शक्तिमान टाइप। ठीक है। अच्छा,
तो प्रसार भारती को साहब अपने चैनल पे एड्स मतलब दिखाने होते हैं, पर प्रसार भारती के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो कस्टमर्स खुद से लाए। तो प्रसार भारती ने ना कुछ लोगों के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है जिनको हम एड एजेंसी कह सकते हैं। तो लेट्स से साहब जियो है, रिलायंस जियो, बट सर जब ये जो समय था उस समय तो रिलायंस जियो मार्केट में ही नहीं था। एनी हाउ रिलायंस जियो को लेट्स से कि साहब अपना एड शो करना है इन दूरदर्शन। तो रिलायंस जियो क्या करेगा, इन एड एजेंसी के साथ एक स्लॉट बुक कर लेगा, मींस एयर टाइम को, और अकॉर्डिंगली पेमेंट कर देगा। तो रिलायंस जियो लेट्स से उस एड के लिए 100 रुपीज पे करता है, तो ये एड एजेंसीज क्या करती हैं, 15% का अपने पास फीस रख लेती हैं और अकॉर्डिंगली 85 रुपए प्रसार भारती को पे कर देती है। असेसिंग ऑफिसर कहता है कि यार ये जो 15 रुपए जो एड एजेंसी ने अपने पास रख लिए, मींस 15% जो एड एजेंसी ने अपने पास रख लिए, वो क्या बनता है, कमीशन। वो क्या बनता है, कमीशन। और अकॉर्डिंगली प्रसार भारती को 194H का टीडीएस करना चाहिए था, क्योंकि प्रसार भारती जो है वो कमीशन पे कर रही है टू सम अदर पर्सन। प्रसार भारती कहती है कि सर जी आपका कहना सही है असेसिंग ऑफिसर कि हम क्या पे कर रहे हैं, कमीशन, बट हम और एड एजेंसी क्या है, मींस वी एंड एड एजेंसी आर बेसिकली व्हाट, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। हम में कोई एजेंट है ही नहीं, तो फिर साहब 194H इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि 194H की एप्लीकेबिलिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप जिस पार्टी को पे कर रहे हो वो आपका एजेंट होना चाहिए। ठीक बात है। तो सवाल बनता है कि क्या एड एजेंसी जो है वो प्रसार भारती की एजेंट मानी जाएगी। इस पे मामला डियर फ्रेंड्स पहुंचते पहुंचते सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब ध्यान दीजिएगा, प्रसार भारती ने जिन लोगों के साथ एड एजेंसी मतलब जिन एड एजेंसीज के साथ अग्रीमेंट किया हुआ है, उस अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये जो एड एजेंसीज हैं ये प्रसार भारती के बिहाफ में काम कर रही हैं। ये एड एजेंसीज प्रसार भारती के बिहाफ में काम कर रही हैं और प्रसार भारती इनके लिए बाउंड है, मींस ये जो काम कर रही है इसके लिए प्रसार भारती बाउंड है। दूसरा, इन एड एजेंसीज ने अपने पास प्रसार भारती से एक्रीडेटेड का स्टेटस लिया हुआ। एक्रीडेटेड का स्टेटस मतलब सर्टिफाइड बाय प्रसार भारती, मतलब ये अपने क्लाइंट्स को कह रही हैं साहब कि हमें प्रसार भारती से सर्टिफिकेशन मिला हुआ है कि हम प्रसार भारती के लिए काम कर सकते हैं। मींस इसको आप ये भी कह सकते हैं कि प्रसार भारती ने हमें क्या किया हुआ है, ऑथोराइज्ड एजेंट्स बनाया हुआ है कि हम प्रसार भारती के बिहाफ में एड बुक कर सकते हैं। अदरवाइज कस्टमर्स को कैसे यकीन होगा कि साहब हम जो है प्रसार भारती के लिए एड बुक कर सकते हैं। इसलिए प्रसार भारती ने इनको क्या दिया हुआ है, एक्रीडेटेड स्टेटस, मतलब दे कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रसार भारती। ठीक बात है। तो इसका मतलब वो प्रसार भारती के बिहाफ में काम कर रहे हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट्स एज एन एजेंट हु आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रसार भारती। और अगर प्रसार भारती इनको कोई भी पेमेंट कर रहा है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ कमीशन, जिसपे प्रसार भारती को 194H का टीडीएस करना चाहिए था, जो कि आप लोगों ने नहीं किया। अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है वो असेसिंग डिफॉल्ट को माना जाएगा। तो मेरे साथ साथ देख लें। अच्छा देखेंगे साहब, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट the definition of commission or brokerage under section 194H is inclusive and covers any payment received or receivable directly or indirectly by a person acting on behalf of another person for services rendered। और यहाँ पे वो एड एजेंसीज प्रसार भारती के बिहाफ में काम कर रही हैं। अच्छा, the relationship of the assessee and the aid agencies, एड एजेंसीज मतलब असेसी का मतलब कौन हो गया, प्रसार भारती, was a pure agency agreement because the agency acted on behalf of the assessee as it has obtained the accredited status। मतलब एड एजेंसी जो है साहब वो प्रसार भारती के बिहाफ में काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने अपने पास ये हम कह सकते हैं कि मतलब सर्टिफिकेट अपने पास मतलब लगाया हुआ है, जिसमें वो ये बात कह रही हैं कि वी आर एक्रीडेटेड और वी आर सर्टिफाइड बाय प्रसार भारती। ठीक है, That is duly authorized by the assessee to act on its behalf, कि हमें जो है वो प्रसार भारती ने ऑथराइज किया हुआ है कि हम उनके बिहाफ में एड वगैरह बुक कर सकते हैं, मतलब हम उसके एजेंट की तरह से काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप जो कमीशन वगैरह पे कर रहे हैं, डेट कमीशन इज सब्जेक्ट टू 194H टीडीएस। ठीक है साहब। अच्छा तो मतलब डियर फ्रेंड्स, तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। 194H का टीडीएस तभी लगता है जब पेयर और पे के बीच में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन हो। साहब अगर आप दो प्रिंसिपल्स के बीच के के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, मतलब जिसको आप पे कर रहे हैं वो अगर आपका एजेंट नहीं है, मींस प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल अगर वर्किंग हो रही है, तो 194H का यहाँ पे कमीशन नहीं बनता।
एजेंट कौन होता है? एजेंट वो पर्सन होता है जो अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम नहीं करता, जो आपके बिहाफ में काम करता है। मीन्स एजेंट इज अ पर्सन हु वर्क्स ऑन योर बिहाफ एंड हु इज नॉट वर्किंग in its individual capacity that is very important for an agent कि साहब वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा। ठीक बात है। अगर वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहा है देन ही इज नॉट एन एजेंट, हिज स्टेटस एंड योर स्टेटस आर सेम एंड दैट स्टेटस ऑफ वुड बी ऑफ द स्टेटस ऑफ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, जिसमें 194H का टीडीएस नहीं बनेगा क्योंकि आप उसे कमीशन नहीं कह सकते। ठीक है। अच्छा, एक अगेन वेरी इंटरेस्टिंग केस लॉ, सीआईटी वर्सेस अहमदाबाद स्टैंप वेंडर्स एसोसिएशन। यहाँ पे क्या हो रहा है डियर फ्रेंड्स, स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैंप वेंडर्स को स्टैम्प्स सेल किए। स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैंप वेंडर्स को स्टैम्प्स सेल किए। लेट से 1000 रुपए का स्टैम्प था तो इन्होंने इसको 20% डिस्काउंट में दे दिया, मतलब 800 रुपए का स्टैंप इनको इन्होंने दे दिया। और स्टैंप मतलब वेंडर्स क्या करेंगे, इन स्टैम्प्स को आगे जो है वो कस्टमर्स को या फिर क्लाइंट्स वगैरह को सेल कर देंगे। इशू गया कि क्या ये 200 रुपए जो स्टैंप वेंडर्स को कम प्राइस चार्ज किया जा रहा है, मीन्स ये 200 रुपए का स्टैंप वेंडर्स को क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट, क्या इसे कमीशन माना जा सकता है? और क्या इसे कमीशन मान के स्टैंप के क्या स्टेट गवर्नमेंट स्टैंप अथॉरिटीज को क्या इस पे 194H का टीडीएस करना चाहिए था, क्योंकि ये क्या माना जा सकता है, कमीशन। अच्छा, तो ये मामला पहुंचते पहुंचते जो है अगेन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया शायद, या गुजरात, अच्छा ये मामला भी पहुंच गया मतलब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया, मतलब गुजरात हाई कोर्ट तक ये मामला गया था और इसके बाद ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के पास। गुजरात हाई कोर्ट के पास जब ये मामला आया तो गुजरात हाई कोर्ट ने स्टैंप से जुड़े हुए, मतलब हम कह सकते हैं कि स्टेट स्टैंप रूल्स वगैरह मंगवाए, जिस रूल्स के तहत जो है वो स्टैंप अथॉरिटीज जो है वो स्टैंप वेंडर्स को स्टैंप वगैरह सेल किया करती थी। उन रूल्स में क्लियरली ये मेंशन्ड है कि साहब जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो स्टैंप वेंडर्स हैं ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे काम करेंगे। मीन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनको एजेंट नहीं मान सकती, ये इनका एजेंट नहीं है। मीन्स ये अपने इंडिपेंडेंट स्टेटस में, अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम कर रहे हैं एंड स्टैंप वेंडर्स आर नॉट एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द स्टेट स्टैंप अथॉरिटीज और द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक बात है। और चूंकि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल का बन गया, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा बन गया, P2P। और 194H के टीडीएस के लिए जरूरी है कि साहब रिलेशनशिप कैसा रहे, प्रिंसिपल टू एजेंट, और यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा है डियर फ्रेंड्स, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, इसलिए यहाँ पे 194H का टीडीएस नहीं लगेगा। गुजरात हाई कोर्ट के इसी मतलब डिसीजन को, जो कि रेवेन्यू ने हम कह सकते हैं कि मतलब चैलेंज किया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी अफर्म कर दिया और कह दिया कि साहब यहाँ पे चूंकि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस का है और 194H के टीडीएस के लिए जरूरी है कि प्रिंसिपल टू एजेंसी का रिलेशनशिप हो, क्योंकि 194H का मतलब टीडीएस कहता है कि साहब जिस पर्सन को आप कमीशन पे कर रहे हो वो आपके बिहाफ में काम कर रहा है, और आपके बिहाफ में कौन पर्सन काम करता है, जो आपका एजेंट हो, जो पर्सन अपने इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम करेगा वो आपके बिहाफ में थोड़ा ना काम करेगा। अकॉर्डिंगली यहाँ पे 194H का टीडीएस नहीं बनता। ठीक है। अच्छा, the Supreme Court affirmed the decision of the High Court holding that the given transaction in a sale and the discount given to stamp vendors for purchasing stamp in bulk quantity is in the nature of cash discount and consequently 194H has no application in this case। क्योंकि यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप गुड्स को थर्ड पार्टी को सेल कर रहे हैं और वो थर्ड पार्टी अपने इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्टेट स्टैंप रूल्स कंटेम्पलेट्स दैट द लाइसेंस्ड वेंडर्स परचेज द स्टैंप पेपर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन पेमेंट ऑफ द प्राइस लेस डिस्काउंट ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस एंड देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। मतलब ये बात साहब की जो परचेज आपसे कर रहे हैं वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे कर रहे हैं और ये आपके एजेंट वगैरह नहीं है, मींस दे आर नॉट एक्टिंग एज योर एजेंट बेसिकली। ठीक है। अच्छा, केस लॉ सीआईटी वर्सेस मींस कतर एयरलाइंस बॉम्बे हाई कोर्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लॉ। डिफरेंस थोड़ा सा मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। होता क्या है, खास तौर पे इंटरनेशनल मतलब ट्रेवल में ये चीज़ ज़्यादा मतलब प्रेवलेंट है। लेट्स से इंडिया यूके का कोई टिकट है, कोई एयर टिकट है इंडिया यूके का, तो वो एयरलाइंस कंपनी क्या करती है डियर, एयरलाइंस कंपनी ना इन मतलब टिकट्स को जो है वो एजेंट्स को सेल कर देती है। तो लेट्स से इस टिकट का जो पब्लिश प्राइस है वो है लेट्स से 1 लाख रुपए, मतलब ये टिकट 1 लाख रुपए से ज़्यादा का सेल नहीं होगा। पर एयरलाइंस कंपनी क्या कर सकती है, इन वाले मतलब टिकट्स को हो सकता है कि एजेंट को 95,000 रुपीज का सेल कर दे। इसको नाम दिया जाता है मिनिमम फिक्स्ड कमर्शियल प्राइस। मिनिमम फिक्स कमर्शियल प्राइस कि साहब आपने जो है वो 95 रुपीज मतलब 1000 रुपीज में
एजेंट को ये वाला मतलब टिकट जो है वो एजेंट को आपने मतलब सेल कर दिया, और एयरलाइंस कंपनी एजेंट को क्या पे कर सकती हैं, लेट्स से कमीशन। कमीशन वो मतलब जनरली किस पे देती हैं, ऑन दी परचेज प्राइस, जो यहाँ पे है लेट्स से 1 लाख रुपए। एयरलाइंस कंपनी लेट्स से अपने एजेंट्स को 9% ऑफ दी परचेज प्राइस जो है वो मतलब पे करती है कमीशन, 9% ऑफ दी परचेज प्राइस एज कमीशन। तो एयरलाइंस कंपनीज क्या करती हैं कि साहब ये जो 9% परचेज प्राइस जो आप मतलब कमीशन पे कर रहे हैं, इस पर तो ये 194H का टीडीएस करती हैं, इस पे तो ये 194H का मतलब टीडीएस करती हैं। पर यहाँ पे एजेंट की एक और इनकम है, ध्यान दीजिएगा डियर। एक तो एजेंट की इनकम है कि साहब उनको जो है वो 9% ऑफ दी परचेज ऑफ दी प्राइस जो है उनको वो जो है वो एज अ फीस एयरलाइंस कंपनी से मिल जाती है। मतलब 1 लाख रुपए का 9% मीन्स 9,000 रुपये वो उनको एज अ फीस उनके पास आ गई, ठीक है। दूसरा उनके पास एक और इनकम आ सकता है, और वो इनकम क्या है कि सर जी ये जो मतलब टिकट है ना, इसका हम कह सकते हैं कि मतलब पब्लिश प्राइस 1 लाख रुपए, और एयरलाइंस कंपनी ने हमें ये जो मतलब टिकट है ये 95,000 रुपीज का सेल कर दिया। तो साहब ये जो मतलब टिकट है ये 1 लाख रुपए तक का बिक सकता है, जो कि हमारे पास 95,000 का आ गया। अब ये हमारे ऊपर है, मीन्स एजेंट्स के ऊपर है ये टिकट को कितना तक का बेचते हैं। हाँ, 1 लाख रुपए से ज्यादा कस्टमर इसका पे नहीं करेगा, बट हाँ 1 लाख रुपए तक वो पे कर सकता है। तो लेट्स से कि अगर मैंने ये टिकट 98,000 रुपीज का सेल कर दिया, ध्यान दीजिएगा, अगर लेट्स से किसी एयरलाइंस कंपनी के किसी एजेंट ने ये टिकट 98,000 रुपीज का सेल कर दिया, तो उसको 2 तरह की इनकम आ रही है साहब, उसको 2 तरह की इनकम आ रही है। एक इनकम उसको कौन सी आ रही है, जो एयरलाइंस कंपनी ने उसको कमीशन दिया था, कमीशन दिया था कितना, 9,000 रुपए, एक इनकम तो वो आ रही है। दूसरा एक और उसकी इनकम आ रही है साहब 3,000 रुपए, और 3,000 रुपए क्या है, दी डिफरेंस बिटवीन पब्लिश प्राइस एंड मिनिमम फिक्स्ड कमर्शियल प्राइस। मतलब ये 3,000 रुपए भी तो एजेंट की इनकम है, तो कायदे से तो साहब इस 3,000 पे भी कमीशन, तो ये इस पे भी तो 194H का टीडीएस बनना चाहिए, कंसिडरिंग इट एज द कमीशन। हाईकोर्ट ने कहा आपका कहना सही है। हाईकोर्ट तक ये मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट तक गया था, अच्छा बॉम्बे हाईकोर्ट तक गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मतलब डिपार्टमेंट की बात मानी और कहा कि हाँ मतलब रेवेन्यू आपका कहना सही है कि यार एजेंट के लिए सिर्फ 9,000 रुपए इनकम नहीं है, एजेंट के लिए इनकम 12,000 रुपए, मीन्स कमीशन जो है वो 12,000 रुपए है, बट यहाँ पे टीडीएस कंपनी कितने में कर रही है, सिर्फ 9,000 रुपए। पर ये जो 9,000 रुपए, ध्यान दीजिएगा, ये तो फिक्स्ड पोर्शन है, दैट इज अ फिक्स पोर्शन। ये जो 9,000 रुपए का कमीशन है दैट इज अ फिक्स पोर्शन, परंतु जो 3,000 रुपए है साहब, ये हर एक टिकट प्राइस का फ्लक्चुएट हो सकता है, हर एक एजेंट का। मतलब ये जो 3,000 रुपए ये फिक्स कभी नहीं रह सकता, ये टिकट टू टिकट एंड एजेंट टू एजेंट वेरी करेगा। मुझे बताएं क्या एयरलाइंस कंपनी के लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो हर एक एजेंट से फोन करके पता करे कि बताओ साहब तुमने हर एक मतलब टिकट कितने का सेल किया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर द एयरलाइंस कंपनी, इसलिए हम ये मानते हैं कि ये 3,000 रुपए भी एयरलाइंस कंपनी, ये भी एजेंट की इनकम है, बट इस पे टीडीएस लगाना ये एयरलाइंस कंपनी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस पोर्शन पे टीडीएस नहीं बनेगा। टीडीएस सिर्फ इस 9,000 रुपए फिक्स अमाउंट पे बनेगा, ठीक बात है, जो कि आज तक ये मतलब डिसीजन जो है डियर फ्रेंड्स ये मतलब रेलेवेंट है। हाँ, गवर्नमेंट अगर इसे अमेंड करना चाहे तो कर सकती है, क्योंकि डियर आज जो है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये मतलब पता लगाना कि एयरलाइंस कंपनी ने अपने मतलब टिकट्स को किस प्राइस का मतलब सेल किया है। आज डियर इंटरनेट की वजह से और सब कुछ चूंकि ऑनलाइन है, ये इजीली पता हो सकता है कि साहब आपने किस टिकट को कितने प्राइस का सेल किया, और अकॉर्डिंगली एयरलाइंस कंपनी को मतलब टीडीएस करना है। बट फिलहाल अभी ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो हमने क्या कहा कि आपको जो मतलब टीडीएस जो करना है वो आपको किस प्राइस पे करना है, सिर्फ और सिर्फ मतलब पब्लिश्ड प्राइस पे करना है, और अगर एजेंट की कोई एक्स्ट्रा इनकम हो रही है उस पर आपको टीडीएस नहीं करना। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, thus the tax at source was not means deductible on the difference between the actual sale price and minimum fixed commercial price। मतलब 98,000 रुपए का आपने उसको एक्चुअली सेल कर दिया, और मिनिमम फिक्स कमर्शियल प्राइस 95,000 रुपए आपको एयरलाइंस कंपनी ने दिया था, मतलब 3,000 रुपए एजेंट की एक्स्ट्रा कमाई हो गई, ये इस पे आपको टीडीएस नहीं करना साहब। आपको जो कंपनी ने 9,000 रुपए कमीशन पे किया है, कंपनी को एयरलाइंस कंपनी को सिर्फ उस पर ही टीडीएस करना है। अच्छा, आगे आते हैं 68
आर टीडीएस प्रोविजंस अंडर सेक्शन 194H। अगेन 194H का टीडीएस कब लगता है? जब आप पे कर रहे हो कमीशन या फिर ब्रोकरेज और एजेंसी नेचर का, ठीक है। ऑन पेमेंट मेड बाय एसएससी बैंक फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय नेशनल फाइनेंशियल स्विच, अ नेटवर्क ऑफ शेयर्ड एटीएम्स इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं एनएफएस क्या है। एनएफएस का फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ठीक बात है। नेशनल फाइनेंशियल स्विच कौन है? बेसिकली ये क्रिएट किया गया और ओन किया जाता है बाय एनपीसीआई, मींस नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको ये बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है बैंक्स को, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है कि बैंक अलग अलग बैंक्स के एटीएम्स को ये एक सिंगल हम कह सकते हैं कि आपस में हम कह सकते हैं कि मतलब लिंक करता है, ताकि अगर आपके पास एचडीएफसी में अगर आप एचडीएफसी के अगर आप एटीएम में जाएं डियर, तो वहां पे आप अपना एसबीआई का भी कार्ड यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जो कि सारे के सारे एटीएम्स को जिसने आपस में इंटरलिंक किया हुआ है, ठीक बात है। अच्छा, तो बैंक्स को, तो मेरी बात पे थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिएगा, बैंक्स को डियर एनएफएस को कुछ जो है कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, एज अ फीस पे करना पड़ता है। सवाल बनता है कि बैंक्स इसको जो फीस या पेमेंट कर रही है, क्या इस पे 194H का टीडीएस बनेगा? मींस क्या बैंक इसको जो पेमेंट कर रही है, क्या वो ब्रोकरेज या फिर कमीशन है? मामला पहुंचते पहुंचते बढ़ते बढ़ते मतलब कर्नाटका हाईकोर्ट में पहुंच गया, और कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा सर जी एक बात बताओ, 194H का टीडीएस कब लगता है? जब प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन हो। क्या यहाँ पे नेशनल फाइनेंशियल क्या यहाँ पे एनएफएस जो है, क्या वो बैंक्स की एजेंट है? नहीं, बैंक्स अपने इंडिपेंडेंट स्टेटस में काम कर रहे हैं, नो डाउट। एनएफएस भी अपने इंडिपेंडेंट स्टेटस में काम कर रहा है। एनएफएस जो वो किसी बैंक के बिहाफ में काम नहीं कर रहा। एनएफएस इज प्रोवाइडिंग व्हाट? एनएफएस इज प्रोवाइडिंग बेसिकली द इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी बैंक उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकता है पेमेंट करके। हाँ, अगर कोई बैंक एनएफएस के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहा है तो वो ये क्लेम नहीं कर सकता है कि एनएफएस उसके बिहाफ में काम कर रहा है। मींस एनएफएस इज एक्टिंग इन इट्स इंडिविजुअल कैपेसिटी और इंडिपेंडेंट कैपेसिटी, हेंस द पेमेंट मेड बाय द बैंक्स टू एनएफएस इज नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194H, क्योंकि एक ब्रोकरेज या फिर कमीशन नहीं बनता जो कि आप अपने एजेंट को पे कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, देखेंगे साहब, the relationship between the SSC Bank and the National Financial Services is not of an agency but of two independent parties on principal basis. Therefore, the provisions of Section 194H are not attracted on payment made by Corporation Bank for payment gateway services provided by NFS. मतलब अगर NFS को उसकी सर्विसेज के लिए कोई पेमेंट दे रहा है तो बैंक ये नहीं कर सकता, या असेसिंग ऑफिसर ये नहीं कह सकता, या हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू ये नहीं कह सकता यार जो बैंक है ना, तुम ना साहब NFS मतलब तुम अपने एजेंट को पे कर रहे हो। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ, आर लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस पेड बाय एयरलाइंस कंपनी टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन द नेचर ऑफ रेंट टू अट्रैक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194। डियर फ्रेंड्स बहुत ध्यान दीजिएगा, होता क्या है डियर फ्रेंड्स कि आपको ना अपने एरोप्लेन्स को कहीं पे लैंड करना पड़ता है, कहीं पे रखना पड़ता है रात को, मीन जब वो ऑपरेशनल नहीं हो। अच्छा, और इवन अगर आप लेट्स से कि अगर किसी एयरपोर्ट में अपनी फ्लाइट को लैंड करते हैं तो साहब उसके लिए आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी को पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इन सर्विसेज के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज को पेमेंट कर रहे हैं तो साहब दो तरीके से या दो जगह पे टीडीएस बन सकता है। एक है सेक्शन 194C और दूसरा है 194H, सॉरी 194I। 194C कहता है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। और कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि अगर कोई दूसरा पर्सन, कोई थर्ड पार्टी आपके लिए कुछ कर रहा है आपके बताए गए तरीके से, तो हम इसको कह सकते हैं कि आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस पे कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली आपको 194C का टीडीएस करना पड़ेगा, और 194C में जो टीडीएस का रेट है वो 2%। दूसरा है 194I जो कहता है टीडीएस ऑन रेंट। टीडीएस ऑन रेंट, और यहाँ भी दो बातें दी गई हैं। एक यहाँ पे है कवर्ड है लैंड एंड बिल्डिंग जो कि 10% का टीडीएस बताता है, और दूसरा कवर्ड है प्लांट एंड मशीनरी जो कि 2% का टीडीएस बताता है। प्लांट एंड मशीनरी भी 2% का ही टीडीएस बताता है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फॉरेन एयरलाइंस कंपनीज जो हैं वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पेमेंट कर रही हैं फॉर पार्किंग मतलब चार्जेस वगैरह, और वो 194C का टीडीएस कर रही हैं। वो टीडीएस कर रही है 194C का एट द रेट ऑफ 2%, कॉलिंग दैट पेमेंट एज अ कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। डिपार्टमेंट कहता है नहीं साहब ऐसे कैसे, आप तो लैंड यूज कर रहे हो ना, आप तो मतलब जमीन यूज कर रहे हो। कैसे? आप अपने एयरप्लेन को जो है वो लैंड करते हो कहां पे? लैंड में ही तो, मतलब जमीन में ही तो। आप उसे पार्क करते हो जमीन में ही तो, मींस आप तो लैंड यूजेस कर रहे हो। इसलिए 194H का लैंड बिल्डिंग वाला टीडीएस बनता है 10% पे। क्या ये केस लॉ समझ में आया? अच्छा, मामला पहुंचते पहुंचते डियर फ्रेंड्स
हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और बहुत पॉपुलर केस लॉ है, जो बच्चे थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर रखते हैं उनको पता है। जापान एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस मतलब एंड बेस मतलब CIT, और साथ में एक और केस लॉ है CIT वर्सेस मतलब सिंगापुर एयरलाइंस सुप्रीम कोर्ट। तो इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की कि साहब असेसिंग ऑफिसर एक बात बताओ, सेक्शन 194I कहता है TDS ऑन दी यूजर्स ऑफ लैंड बिल्डिंग 10%, ठीक बात है। अच्छा एक बात बताओ, जब हवाई जहाज जब किसी एयरपोर्ट पे लैंड हो रहा होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या उस एयरपोर्ट की जमीन यूज हो रही होती है? हवाई जहाज जो आसमान में है, ध्यान दीजिएगा, अब यार डियर करने की बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, बट साहब आपका टाइम कैसे लगा? अच्छा ये मान लीजिए रनवे, दैट इज द रनवे, तो थोड़ा सा टाइम पास कर ही लेते। ये सर जी हवाई जहाज है, अभी हवाई जहाज जैसा लग तो नहीं रहा, पर मन की आंखों से देखें, इस हवाई जहाज को सर जी इस रनवे पे लैंड होना है, ठीक बात है। तो क्या हवाई जहाज गया और रनवे पे जाके उतर गया, या ऐसे सबसे पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की क्लियरेंस मिलती है कि साहब रनवेज मतलब रेडी फॉर यू आ जाएं? आपको सर जी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की क्लियरेंस मिलती है, इसके बिना आप उस मतलब रनवे पे आप लैंड नहीं कर सकते, ठीक बात है। चलें, हमने ATC की क्लियरेंस ली और हम रनवे पे लैंड हो गए। अब रनवे पे लैंड होने के बाद हमें और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती, जैसे ग्राउंड स्टाफ की फैसिलिटी, जैसे पार्किंग की फैसिलिटी, जैसे हैंगर होते हैं उसकी फैसिलिटी, जैसे कम्युनिकेशन की फैसिलिटी, नेविगेशन की फैसिलिटी वगैरह वगैरह, इस तरीके की बहुत सारी सर्विसेज हमें मिलती हैं सब। मतलब ये हुआ कि हम जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पेमेंट कर रहे हैं, हम नाम तो उसको भले रेंट दे दें, बट वो रेंट सिर्फ और सिर्फ लैंड यूजर्स के लिए नहीं है, लैंड बिल्डिंग के लिए नहीं है, इसके अलावा हमें दुनिया भर की और सर्विसेज और फैसिलिटीज मिलती हैं। मीन्स वो एक कंपोजिट पैकेज होता है जिसमें वो सारा का सारा कुछ होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि डेट इज ओनली द लैंड पर से, मतलब साहब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वो लैंड के यूजर्स के लिए। इसलिए यहाँ पे 194I का लैंड बिल्डिंग वाला 10% नहीं लगता। मोर अप्रोप्रिएट जो है वो 194C का TDS है, और जो एयरलाइंस कंपनी वो है वो 194C में TDS कर रहे हैं, डेट इज ओके, डेट इज करेक्ट, ठीक साहब, ज्यादा आपका टाइम नहीं लगाते साहब। अच्छा, इस पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सच एज मोबाइल मतलब टावर्स सब्जेक्ट टू TDS अंडर सेक्शन 194C और 194I। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट केस लो, लिखेंगे डियर फ्रेंड्स। आपने मोबाइल टावर्स देखे होंगे, मोबाइल टावर्स कैसे होते हैं बेसिकली? अच्छा, ये जमीन में होते हैं, यहाँ पे साहब ये रिसीवर्स होता है, ये एंटीनास वगैरह लगे होते हैं, और साथ में ना यहाँ पे एक छोटा सा रूम होता है जिस रूम में सर्वर्स और कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, ठीक बात है। आपका स्मार्टफोन वगैरह साहब वो काम ही नहीं कर सकता जब तक ये मोबाइल टावर्स नहीं है। एसएससी मतलब टेलीकॉम कंपनीज को मोबाइल टावर्स की सर्विसेज देता था और उसके बदले उनसे फीस चार्ज करता था। डिपार्टमेंट ने कहा, एसएससी कहता था साहब कि ये जो फीस हम चार्ज कर रहे हैं डेट इज अंडर सेक्शन 194C मींस कॉन्ट्रैक्ट, मींस हम कह सकते हैं साहब एनी काइंड ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट वर्क। डिपार्टमेंट कहता है नहीं, इस पे 194I का TDS बनेगा एट द रेट 10% वाला फॉर द यूजर्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। मामला अगेन बढ़ते बढ़ते हाई कोर्ट के पास चला गया। इस केस में तो शायद सुप्रीम कोर्ट नहीं था, अच्छा मतलब दिल्ली हाई कोर्ट तक मामला चला गया, क्योंकि इसके पहले डियर फ्रेंड्स मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो इसके बारे में इस तरीके की चीजों में आ चुका था। दिल्ली हाई कोर्ट तक मामला चला गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा मतलब डिपार्टमेंट एक बात बताओ, हाँ हम मानते हैं कि जो मोबाइल का टावर होता है वो जमीन में होता है, अगर आपको मतलब टावर वगैरह स्टैब्लिश करना है तो वो एक लैंड पे होगा, इसमें कोई शक नहीं। मींस यूजर्स ऑफ लैंड है, यहाँ पे यूजर्स ऑफ लैंड है, बट क्या वो सिर्फ और सिर्फ टावर ही होता है या उसमें बहुत सारी मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, प्लांट्स वगैरह लगे होते हैं? जैसे साहब टावर्स के सबसे ऊपर लगा होता है रिसीवर, एंटीना, एम्पलीफायर्स, ये जो सिग्नल्स वगैरह रिसीव करते हैं ये अपने साथ एक छोटे से कंप्यूटर रूम में सेंड करते हैं जहां पे लगे होते हैं सर्वर्स, हाई पावर हम कह सकते हैं साहब मतलब कंप्यूटर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टावर जमीन में तो है, बट साहब ये सिर्फ और सिर्फ लैंड यूजर्स नहीं है, जैसे कि हमने आपके साथ मतलब पिछले वाले केस में देखा था। मतलब यहाँ पे लैंड के साथ और भी बहुत सारी चीजें यूज हो रही।
और यहाँ पे अगर आप देखें तो लैंड का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो टावर को जमीन में खड़ा करके रख सके, और यहाँ पे लैंड का यूज नहीं है। यहाँ पे अगर मेजॉरिटी अगर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है तो वो मशीन्स, इक्विपमेंट्स, प्लांट्स वगैरह कर रहे हैं। आर यू गाइस गेटिंग? क्योंकि ये मतलब मशीन्स ही तो हैं जो कि सिग्नल्स को कैप्चर करती हैं, रिसीव करती हैं, आगे मतलब ट्रांसफर कर रही होती हैं। सर्वर्स ही तो हैं जो उनको प्रोसेस कर रहा होता है, एम्पलीफाई कर रहा होता है। आर यू गाइस गेटिंग? तो यहाँ पे 194C का टीडीएस नहीं बनता, क्योंकि ये आपका हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ऐसा सच फॉल नहीं करता। 194I का टीडीएस 10% वाला भी नहीं बनता। आप इसको ये नहीं कह सकते कि दिस इज दी रेंटिंग ऑफ लैंड और मतलब बिल्डिंग। हाँ, यहाँ पे 194I का 2% वाला टीडीएस बनता है, जो कि लैंड और बिल्डिंग के लिए। जैसे कि हमने आपको बताया था डियर की 194I में ना दो तरीके के मतलब टीडीएस के रेट्स हैं। एक है लैंड और मतलब बिल्डिंग के लिए एट द रेट ऑफ दी 10%, और दूसरा है प्लांट मशीन्स के लिए एट द रेट ऑफ 2%। तो इस वाले केस में हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली आप क्या रेंट पे ले रहे हैं, प्लांट एंड मशीन्स, तो अकॉर्डिंगली इस पे 2% का टीडीएस बनेगा। ठीक है, ज्यादा समय न लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, whether transaction charges paid by the members of stock exchange for availing fully automated online trading facility constitutes fees for technical services। ध्यान दीजिएगा, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज सेक्शन 194J। अगर आप फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो वो मतलब डेफिनेशन कहती है कि सर जी फीस फॉर मतलब टेक्निकल सर्विसेज उन सर्विसेज के लिए ली गई फीस है जो कि टेक्निकल नेचर की होती है। बताएं तो सर इसका मतलब क्या हुआ? टेक्निकल नेचर की सर्विसेज का मतलब वो आप जिस पार्टी को सर्विसेज दे रहे हैं वो सर्विसेज उस पार्टी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब उस पार्टी के इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज्ड है। मतलब आप जो सर्विस जिस पार्टी को दे रहे हैं वो सर्विस आप एज इट इज हो सकता है किसी और पार्टी को ना दें, किसी और पार्टी को ना दें। जैसे मान लीजिए डियर फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि मतलब डॉक्टर होता है कोई, तो मतलब डॉक्टर ने अगर मान लीजिए पेशेंट ए के लिए जो मतलब मेडिसिन वगैरह मतलब लिखी हैं, टेस्ट वगैरह जो भी मतलब स्पेसिफाई किए हैं, वो एज इट इज वो पेशेंट बी को नहीं दे सकता, क्योंकि पेशेंट बी की कंडीशंस अलग हो सकती है, रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती हैं। ठीक बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे केस में आप क्या ऑफर कर रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज या फिर मतलब टेक्निकल सर्विसेज। बट अगर आप कोई सर्विसेज हर किसी को ऑफर कर रहे हैं एज इट इज, तो डियर वो मतलब टेक्निकल नेचर की सर्विसेज नहीं है। तो वो क्योंकि आप हर किसी को वो सर्विसेज एज इट इज ऑफर कर रहे हैं विदाउट देयर स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट और विदाउट देयर स्पेसिफिक नीड्स। तो अगर आप वो सर्विसेज हर किसी को एज इट इज दे रहे हैं उनकी स्पेशल नीड्स को कंसिडर किए बिना, तो वो टेक्निकल सर्विसेज या प्रोफेशनल सर्विसेज में फॉल नहीं करता, 194J का टीडीएस नहीं बनेगा। यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज जो है वो बीएससी को पेमेंट करता है फॉर दी फुली ऑटोनोमेटेड ट्रेडिंग मतलब फैसिलिटी। तो डियर यहाँ पे जो बीएससी आपको ट्रेडिंग फैसिलिटी दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कोटक सर्विसेज को नहीं दे रहा, उसने वो ट्रेडिंग फैसिलिटी हर एक ब्रोकरेज फर्म या हर एक ब्रोकरेज हाउस को दी होती है, और वो सेम सर्विसेज दी होती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बीएससी कोटक इंडस्ट्री, क्या हम ये कह सकते हैं कि बीएससी जो है डियर वो हम कह सकते हैं कि मीन्स एसएससी को जो है बीएससी वो कोई स्पेशलाइज्ड मतलब फॉर्म की सर्विस दे रहा है? नहीं सर, क्योंकि बीएससी जो आपको जो सर्विसेज दे रहा है बीएससी वो हर एक ब्रोकिंग फर्म को दे रहा है, हर एक ब्रोकिंग हाउस को दे रहा है। आपको देने वाली सर्विसेज आपके स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से बीएससी ने ड्राइव नहीं की, इसलिए ये टेक्निकल सर्विसेज में फॉल नहीं करता, इसलिए यहाँ पे 194J का टीडीएस नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं डियर की मीन्स कोटक सिक्योरिटीज जो है यहाँ पे 194J में टीडीएस नहीं करेगा। देखेंगे, therefore the transaction charges paid to BSE by its members are not for technical services but are in the nature of payment made for facilities provided by the stock exchange। तो आप यहाँ पे 194C लगा सकते हैं या फिर आप वहाँ पे 194H भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे आप 194J नहीं लगा सकते। आगे आते हैं, इस इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 2011A attracted when none deduction of tax at source was under a bona fide belief that tax was not deductible and default was not willful। Dear friends, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इनकम टैक्स के प्रोविजंस का कंप्लायंसेस करने में कोई मिस्टेक करते हैं डियर, तो तीन तरीके के कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक होता है इंटरेस्ट, दूसरा होता है पेनल्टी, तीसरा होता है फाइन। इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन, हम कह सकते हैं इंटरेस्ट, फाइन और पेनल्टी। इन तीनों में से साहब जो पेनल्टी होती है उसके साथ जनरली एक क्लॉज होता है
कि अगर एसएससी ने कंप्लायंस नहीं किया बट देयर वाज सम जेन्युइन, और हम कह सकते हैं साहब कि मतलब बोनाफाइड रीजन, तो पेनल्टी जो है वो वेव की जा सकती है, रिड्यूस की जा सकती है, पेनल्टी वेव की जा सकती है, रिड्यूस की जा सकती है। बट साहब इंटरेस्ट और फीस में ये जनरली ये फैसिलिटी नहीं होती, और आपको इंटरेस्ट और फाइन मतलब फीस बेसिकली, फाइन नहीं बेसिकली, फीस बेसिकली आपको पे करना पड़ता है रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। अगर आपने बोनाफाइड भी अगर आपने गलती की है तो भी आपको इंटरेस्ट और फीस देनी पड़ सकती है। इसी तरीके से डियर सेक्शन 2011A जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है यदि आपने टीडीएस जो है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट नहीं किया, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। 2011A का जो इंटरेस्ट है डियर, ये आपको पे करना पड़ता है रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। अगर आपने बोनाफाइड भी अगर आपने वो मिस्टेक की है तो भी इंटरेस्ट लगेगा। हाँ, साथ में साहब अगर आपने टीडीएस वगैरह टाइम से नहीं काटा, तो आपके ऊपर सेक्शन 220 की पेनल्टी भी लग जाती है, आपके ऊपर सेक्शन 221 की पेनल्टी भी लग जाती है, 221 शायद, वो पेनल्टी आपकी वेव हो सकती है अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि देयर वाज सम बोनाफाइड मिस्टेक, वो पेनल्टी आपकी वेव हो सकती है, बट इंटरेस्ट आपका वेव ऑफ नहीं हो सकता। इवन अगर आपको हो सकता है कि जेन्युइनली लगता हो कि आपको टीडीएस नहीं करना, इंटरेस्ट आपका तब भी लगेगा। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, अच्छा, Section 2011 is automatically attracted and the assessee is liable to pay interest under Section 2011A। अच्छा, तो मेरे साथ साथ मतलब देखेंगे डियर कि सेक्शन 2011A would automatically attracted for failure to make TDS on payment made, और इसमें जनरली और इसमें जो है डियर वो ये क्लॉज नहीं दिया हुआ है कि अगर आप लेट्स से कि जेन्युइन अगर, या फिर अगर हम कह सकते हैं कि मतलब बोनाफाइड अगर आपने मतलब मिस्टेक की है तो फिर आपके ऊपर ये नहीं लगेगा, ऐसा नहीं, ये लगेगा ही लगेगा जैसे आपने वो गलती कर दी। अच्छा, can items of finished product from ship-breaking activities which are usable as such be treated as scrap to attract provisions of TCS under section 206C? Again very important case law, CIT versus Priya Blue Industries, CIT Private Limited 2016 मतलब गुजरात हाई कोर्ट। डियर फ्रेंड्स, अगर आप स्क्रैप वगैरह सेल करते हैं तो सेक्शन 2061C कहता है कि यार अगर आप स्क्रैप वगैरह सेल कर रहे हैं तो अपने बायर से ना आपने जो सेल प्राइस कलेक्ट किया वो तो कलेक्ट कर ही लो, 1% सरकार के लिए भी टीसीएस के नाम का कलेक्ट कर लो सेक्शन 206C1 के तहत। 206C1 के तहत 1% स्क्रैप का सरकार के नाम के भी पैसा ले लो, मींस इनकम टैक्स के नाम का भी सरकार के लिए पैसे ले लो। स्क्रैप की वहां पे डेफिनेशन है, स्क्रैप मींस वेस्ट और स्क्रैप विच इज नॉट यूजेबल एज सच, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में एसएससी है जो कि शिप ब्रेकिंग एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। सर शिप ब्रेकिंग क्या होता है डियर फ्रेंड्स? अब तो खैर भारत में शिप ब्रेकिंग जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं रहा, किसी जमाने में शिप ब्रेकिंग भारत में बहुत बड़ी इंडस्ट्री होता था। या होता क्या था डियर फ्रेंड्स, फॉरेन कंट्रीज के मेनली मतलब यूरोप और अमेरिका, उनके पास बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज होते हैं। जब वो शिप मतलब यूजेबल नहीं रहते तो उनको स्क्रैप करना पड़ता है। तो वो क्या करते थे, वो भारत जैसे देश को वो शिप दे दिया करते थे, यार ये ले लो, ये शिप ही आपका हो गया, तो हम क्या करें इसका, आप इस शिप को ब्रेक कर लो, और इस शिप को ब्रेक करोगे और जो शिप आपका बेसिकली किससे बनता है, स्टील से, वुड से एक्सेट्रा, और वो स्टील और वुड आपका हो जाएगा। तो चूंकि भारत देश में डियर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती थी, तो यहाँ पे शिप ब्रेकिंग एक्टिविटी एक बहुत मेजर एक्टिविटी बन गई थी। अब तो खैर भारत देश जो है वो सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग, हम कह सकते हैं कि शिप का ग्रेवयार्ड नहीं है, शायद ये अभी फिलहाल मतलब बांग्लादेश के पास है। एनीहाउ, तो होता क्या था कि साहब एक कंपनी थी जिसका नाम था प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज, उसने ना शिप ब्रेकिंग की, और शिप ब्रेकिंग करके जब आप शिप को ब्रेक करते हैं ना डियर, तो आपको ना स्टील के प्लेट्स वगैरह उससे निकलते हैं, और वुडन लॉक्स वगैरह यहाँ से निकलते हैं, तो उसको ये शिप को ब्रेक करके स्टील प्लेट्स और वुडन लॉक्स वगैरह शिप को ब्रेक करके जो इसके पास आते थे उसको ये सेल कर देता था। असेसिंग ऑफिसर पहुंच गया और उसने कहा यार एक बात बताओ प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज, तुमने तो स्क्रैप सेल किया ना, क्योंकि शिप को तुमने ब्रेक किया, वो स्क्रैप बन गया, स्क्रैप को तुमने बेच दिया, तो तुमने तो आपने 206C1 का टीसीएस कैसे कलेक्ट नहीं किया 1%, और आपको हम असेसिन मतलब डिफॉल्ट मानेंगे। प्रिया ब्लू के सीए ने कहा कि साहब स्क्रैप की मीनिंग को देखो, स्क्रैप का मीनिंग सेक्शन 206C1 में क्या है। स्क्रैप का मतलब मीनिंग है वेस्टेज और स्क्रैप विच इज नॉट यूजेबल एज सच, कि वो यूजेबल ही नहीं है। पर हम जो प्लेट्स और वुडन लॉक शिप को ब्रेक करके निकालते हैं वो बहुत ज्यादा यूजेबल है। कैसे? इन प्लेट्स से, इन स्टील के प्लेट से लोगों के घर में छत बन सकती है। इवन छत तो छोड़ दें, जो हम कह सकते हैं साहब कि मतलब ट्रक्स होते हैं, उन ट्रक्स की
मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर तक इससे यूज होता है। और ये जो वुडन लॉक्स होते हैं इससे फर्नीचर बन सकता है, मतलब ये हुआ कि इससे मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, इसलिए ये स्क्रैप नहीं है। तो अगर आप देखेंगे मेरे साथ साथ तो साहब देखेंगे डियर, ये शिप है, इस शिप को ब्रेक किया आपने, इस शिप को ब्रेक किया तो इस मतलब शिप को ब्रेक करके आपको ये ना स्टील प्लेट्स मिल रहे हैं और वुडन लॉक्स मिल रहे हैं। तो ये जो स्टील प्लेट्स होते हैं डियर फ्रेंड, शिप को ब्रेक करके इसके मल्टीपल यूजेस होते हैं। ये ऐसा नहीं आप कह सकते कि इट इज नॉट हम कह सकते हैं कि मतलब यूजेबल एज सच नहीं, दिस वुडन लॉग हैज मल्टीपल यूजेस, इसलिए ये स्क्रैप नहीं है। और अगर ये स्क्रैप ही नहीं है तो फिर यहाँ पर 206A का फिर मतलब टीसीएस कैसे आ जाएगा, ठीक है। मेरे साथ साथ देखेंगे, अच्छा सच प्रोडक्ट्स दो कमर्शियली नोन एज स्क्रैप, भले आप इसको मतलब क्या भले आप इसको जो है वो स्क्रैप के नाम से जाने, बट ये मतलब टेक्निकली ये स्क्रैप नहीं है, वे आर नॉट डेफिनेटली वेस्ट और स्क्रैप। फॉर द पर्पस ऑफ टीसीएस अंडर सेक्शन 206C द वेस्ट एंड स्क्रैप मस्ट बी फ्रॉम मैन्युफैक्चर और मैकेनिकल वर्किंग ऑफ द मटीरियल विच इज डेफिनेटली नॉट यूजेबल as such because of breakage, cutting up, wear and other reason। मतलब ये हुआ कि वो फिर किसी भी तरीके से यूजेबल ना हो, मतलब ये हुआ कि फिर उसका कोई यूज ही ना बचे। पर शिप को ब्रेक करके जो आपको वुडन लॉग या आपको स्टील प्लेट्स वगैरह मिलते हैं, इसके मल्टीपल यूजेस हैं डियर, तो इसको आप कैसे स्क्रैप कह सकते हैं। और अकॉर्डिंगली यहाँ पे 2061C का यहाँ पर टीसीएस नहीं आएगा। आगे आते हैं, in respect of co-owned properties would the threshold limit mentioned in section 194I for non-deduction of tax at source apply for each co-owner separately, or it is to be considered for the complete amount of rent paid to attract TDS liability। Dear friends, section 194I कहता है TDS on rent, और अगर आप section 194I पढ़ेंगे तो वो section 194I ट्रिगर तब होता है जब आप एनुअल पेमेंट कर रहे हैं 2,40,000 या इससे ज्यादा। इस वाले केस में क्या हुआ कि एक बैंक ने एक प्रॉपर्टी रेंट पे ली, लेट्स से एक बैंक है जिसने एक प्रॉपर्टी रेंट पे ली, और ये प्रॉपर्टी में ना 3 लोगों का हिस्सा है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। लेट्स से इन तीनों का इसमें 1/3 इसमें मतलब हिस्सा है, हम कह सकते हैं कि मतलब शेयर है। तो इस प्रॉपर्टी का जो एग्रीमेंट है डियर, ये 3 लोगों के नाम पे बना है। मीन्स हम कह सकते हैं कि लेसर यहाँ पे 3 लोग हैं, लेसर यहाँ पे 3 है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, और लेसी जो है डियर ये यहाँ पे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भले ये प्रॉपर्टी देखने में एक है, बट ये प्रॉपर्टी रियलिटी में 3 है, क्योंकि इसमें 3 सेपरेट लोगों का हिस्सा है, और इनका ये जो मतलब शेयर है, दैट शेयर इज डेफिनेट एंड नोन। डेफिनेट एंड नोन मतलब हर किसी का शेयर स्पेसिफाइड है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप कैपिटल गेन चैप्टर अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, तो अगर आपने अपना इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी भी सेल कर दिया उस पर भी कैप गेन बन जाता है। अगर आपने अपना इंटरेस्ट सेल कर दिया इन दी अनडिवाइडेड लैंड, उस पर भी कैप गेन बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन 3 लोगों का इस प्रॉपर्टी में अगर मतलब हिस्सा है, तो डियर ये एक प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज बेसिकली 3 सेपरेट प्रॉपर्टीज जो कि देखने में एक जैसी है, या हम ये कह सकते हैं कि मतलब देखने में एक है, बट इन रियलिटी दिस इज 3 सेपरेट प्रॉपर्टीज, और एसबीआई ने 3 अलग अलग लोगों से इस प्रॉपर्टी को लीज पे लिया हुआ है। आर यू गाइस गेटिंग? तो चूंकि सेक्शन 194I कहता है यार कि 194I के ट्रैक की एप्लीकेबिलिटी के लिए जो एनुअल पेमेंट मतलब थ्रेशोल्ड है वो 2,40,000 रुपए का है। लेट्स से एसबीआई इसका 6 लाख रुपए का रेंट देती है, तो ये जो रेंट है एसबीआई ये 3 लोगों को देती है इक्वली। तो एसबीआई ये रेंट 3 लोगों को देती है, एबीसी 2 लाख ईच। अब सवाल बनता है साहब कि आप हर एक को ओनर को जो रेंट पे कर रहे हैं वो तो 240 से कम कर रहे हैं, और 194I की एप्लीकेबिलिटी के लिए जो थ्रेशोल्ड है वो साहब 240 है, आप रेंट तो सिर्फ 2 लाख रुपए का दे रहे हैं। हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी का हम कह सकते हैं कि मतलब कंबाइंड रेंट देखें, वो तो 240 से ज्यादा है, क्योंकि वो आप पे कर रहे हैं 6 लाख रुपए। बट चूंकि प्रॉपर्टी 3 अलग अलग लोगों की है और हर एक व्यक्ति का शेयर स्पेसिफिक है, हम कह सकते हैं कि मतलब डेफिनेट है, तो हर किसी को आप जो रेंट पे कर रहे हैं वो तो आप 2 लाख रुपए पे कर रहे हैं। असेसिंग ऑफिसर पहुंच गया और असेसिंग ऑफिसर कहेगा ने यहाँ पे ये बोला कि सर जी प्रॉपर्टी का कोई फिजिकल डिवीजन तो हुआ नहीं, इसलिए ये जो 3 लोग हैं ना इनको हम एओपी के स्टेटस में टैक्स करेंगे, इनको हम एओपी के स्टेटस में कंसिडर करेंगे, और ये जो 6 लाख रुपए का रेंट है ये हम अग्रीगेट बेसिस पे कंसिडर करेंगे, हम ये 2-2 लाख रुपए के अलग करके हम इनका शेयर कंसिडर नहीं करेंगे। क्या बात समझ आई? असेसिंग ऑफिसर ने जो है ये इन 3 अलग अलग लोगों को
कंपल्सरली या अपने तरफ से जानबूझ के एक एओपी का स्टेटस दे दिया और कहा कि ये जो रेंट है साहब, ये 6 लाख रुपए का कंबाइंड रेंट कंसिडर किया जाएगा, इनका ये 3 अलग अलग लोगों का 2-2 लाख रुपए का रेंट नहीं माना जाएगा। मामला पहुंचते पहुंचते इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असेसिंग ऑफिसर से पूछा कि बताओ असेसिंग ऑफिसर, तुम जो हो वो 3 लोगों को, अलग अलग लोगों को एक साथ एओपी की तरह से कैसे ट्रीट कर सकते हो? असेसिंग ऑफिसर कहता है मालिक, यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है ये एक ही प्रॉपर्टी है, ये 3 लोग अपना इसमें ओनरशिप क्लेम करते हैं, बट प्रॉपर्टी तो एक ही है। प्रॉपर्टी का कोई फिजिकल हम कह सकते हैं कि मतलब डिवीजन तो हुआ ही नहीं। तो चूंकि प्रॉपर्टी एक है इसलिए इसके ओनर अगर 3 हैं तो उन ओनर को भी तो हमें एक ही मानना चाहिए। तो हमने 3 अलग अलग लोगों को एक मान के हमने एओपी बना दिया। आर यू गाइस गेटिंग? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, आई होप कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक केस था। अच्छा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा साहब कि प्रॉपर्टी के अलग अलग लोगों का शेयर होने के लिए उसका फिजिकल डिवीजन जरूरी नहीं है, मींस मीटर बाउंड में डिवीजन जरूरी नहीं है। पेपर में भी यदि उसका डिवीजन है और प्रॉपर्टी के यदि शेयर्स अलग अलग लोगों के पेपर में भी स्पेसिफाइड हैं, वो प्रॉपर्टी अलग अलग लोगों की मानी जाएगी, वो प्रॉपर्टी अलग अलग लोगों की मानी जाएगी, भले वो देखने में एक ही हो। डियर फ्रेंड्स, भारत देश में ऐसे ऐसे लोग होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे आपको हो सकता है कि लैंड हो सकता है कि मतलब देखने को मिले जो लैंड एक ही हो, इसमें हो सकता है साहब की 5 लोगों का शेयर हो। अब लैंड तो एक ही है बट इसमें 5 लोगों का शेयर हो। इसी तरह से यहाँ पे प्रॉपर्टी तो एक ही है बट इसमें 3 अलग अलग लोगों का शेयर है। और तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 3 सेपरेट लोगों ने, यहाँ पे 3 अलग अलग लोगों ने एसबीआई को अपना अपना हिस्सा रेंट पे दिया हुआ है और हर किसी के पास जो रेंट आ रहा है वो 2,40,000 से कम आ रहा है। इसलिए यहाँ पे 194I ट्रिगर नहीं हो रहा क्योंकि हर किसी को पेमेंट जो एसबीआई कर रहा है वो 2,40,000 से कम कर रहा है। और अगर आपको थोड़ा सा याद आता हो तो हमने इसी केस लॉ में आपके साथ एक और केस देखा था जिसका नाम था गोविंद भाई का केस देखा था हमने, मतलब सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एओपी का स्टेटस तभी फॉर्म होता है जब असेसीज जो है वो वॉलंटरली अपने साथ एसोसिएट हो। असेसिंग ऑफिसर उनको कंपल्सरली कंबाइन करके एओपी नहीं बना सकता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एओपी का स्टेटस नहीं आएगा। यहाँ पे ये तीनों लोग अपने सेपरेट कैपेसिटी में असेस होंगे और तीनों लोगों ने के लिए हम इंडिविजुअल या फिर हम सेपरेटली इनका शेयर कंसिडर करेंगे 240 के लिए, 194I के लिए। अच्छा, आगे आते हैं। पेंडेंसी ऑफ डिस्प्यूट अंडर मैप ऑफ वैलिड ग्राउंड फॉर वेवियर ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 222 है। डिफरेंट सेक्शन 220 कहता है कि यार आपको अगर कोई भी हम कह सकते हैं कि मतलब डिमांड आता है, मीन्स दी नोटिस ऑफ मतलब डिमांड, तो आपको उसको 30 डेज के अंदर अंदर पे करना पड़ता है। अगर आप उसको 30 दिनों के अंदर अंदर पे नहीं करते तो आपके ऊपर 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है सेक्शन 222 के हिसाब से। सेक्शन 222 मतलब मीन्स इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं, इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। इसी में सेक्शन 222 कहता है कि यार उस इंटरेस्ट को ना वेव किया जा सकता है यदि 3 कंडीशंस फुलफिल हो। पहली कंडीशन क्या है कि वो जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है डेट अमाउंट में कॉज जेन्युइन हार्डशिप टू द एसेसी। यार इंटरेस्ट का अमाउंट मतलब बहुत ज्यादा है और एसेसी के लिए परेशानी हो सकती है। दूसरा, आप वो अमाउंट इसलिए पे नहीं कर सके, मीन्स आपने जो है साहब वो हम कह सकते हैं कि मतलब डिमांड आप इसलिए पे नहीं कर सके क्योंकि बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एसेसी। मतलब ये हुआ कि जो आपसे मतलब डिमांड जो आपसे की गई थी वो आप इसलिए पे नहीं कर सके क्योंकि जो मतलब सर्कमस्टांसेस था वो आपके हम कह सकते हैं कि कंट्रोल के बाहर था और आपने सर एसेसी ने साहब जो है वो मतलब डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट किया है। तो अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो सकती हैं, अगर हो जाती हैं तो फिर सेक्शन 222A के हिसाब से जो है वो आपके इंटरेस्ट को वेव किया जा सकता है या फिर मतलब मीन्स हम कह सकते हैं कि मतलब कम किया जा सकता है, मीन्स रिड्यूस और वेव द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक बात है। अच्छा, इस केस में क्या हुआ? इस केस में एसेसी ने अपना डिमांड पे नहीं किया विद इन 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ द मीन्स नोटिस ऑफ डिमांड। और एसेसी ने अपना डिमांड यहाँ पे क्यों नहीं पे किया? क्योंकि एसेसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आनी थी इसके फॉरेन हम कह सकते हैं साहब की स्टेट से मतलब मुद्दे वाली बात है साहब कि एसेसी एक कंपनी है जो कि हम कह सकते हैं कि यूएस की मतलब रेसिडेंट है। तो भारत और यूएस के बीच में आपको पता है डियर फ्रेंड्स एक मतलब DTAA है।
तो भारत को यूएस टैक्स अथॉरिटीज से एसएससी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी थी, जिसके लिए वो आपस में मैप करते हैं, मीन्स म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर। तो वो मैप किया हुआ था, और आपको पता है साहब कि उसमें समय लगता है। अगर कोई मैप होता है इट कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम 6 मंथ टू 1 ईयर। तो वो मैप हुआ था, उस मैप के बाद जो है एसएससी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आनी थी भारत के टैक्स अथॉरिटीज के पास। तो डियर, अगर कोई केस रहता है, अगर कोई ऐसा कोई मतलब सिचुएशन रहता है जहां पे किसी फॉरेन एंटिटी से एसएससी के बारे में कोई जानकारी आनी होती है, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का ही हम कह सकते हैं डियर कि एक केस लॉ है जिसका मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी, और मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि आपके बारे में इन्फॉर्मेशन आनी है किसी और जगह से, अगर आपके पास कोई डिमांड नोटिस आया है तो आप इस डिमांड को पे कर दो, डिमांड को पे कर दो। और डिमांड को पे करने के बाद अगर उस इंफॉर्मेशन में आपके फेवर में फिर अगर मान लीजिए कि मतलब जजमेंट आ जाता है, तो वो आपको रिफंड हो जाएगा, मीन जो आपने पेमेंट की वो पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। और अगर आपके फेवर में नहीं आता तो आपने तो ऑलरेडी अपना मतलब डिमांड पे कर ही दिया। मतलब ये हुआ कि आप अपना डिमांड विड्रॉ, आप अपना, हम कह सकते हैं कि मतलब मीन्स आप ये नहीं कह सकते कि सर जी कि आप जो है मीन्स मतलब डिमांड आप जो है वो पे ना करें, आप उसे विदहेल्ड करके नहीं रख सकते। मीन्स डिमांड आपको पे कर देना चाहिए, बाद में आप भले उसका रिफंड क्लेम कर लें। सो दैट इज अ स्टेटेड प्रिंसिपल ऑफ वन ऑफ द केस लॉज ऑफ द मतलब सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, यहाँ पे एसएससी ने मैप के चक्कर में अपना डिमांड पे नहीं किया, इसकी वजह से सेक्शन 222 के हिसाब से इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया। और एसएससी जो है वो सेक्शन 222A में मतलब डिपार्टमेंट के पास पहुंच गया और कहा साहब कि इस इंटरेस्ट को वेव कर दो, इस इंटरेस्ट को वेव कर दो। एसएससी ने यहाँ पे दो बातें कही। इन्होंने कहा साहब कि इस इंटरेस्ट के अमाउंट को पे करना हमारे लिए जो है वो मतलब जेन्युइन हार्डशिप क्रिएट कर सकता है, इस इंटरेस्ट के अमाउंट को पे करना हमारे लिए जेन्युइन हार्डशिप क्रिएट कर सकता है। डिपार्टमेंट ने कहा कि साहब एसएससी, तुम्हारी एंटिटी का नेटवर्थ $38 बिलियन का सेल, मतलब सेल जो तुम्हारे पास है वो $38 बिलियन का सेल है, तुम्हारे पास $6.25 बिलियन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसका मतलब कि करीबन 50,000 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और तुम्हारे ऊपर जो इंटरेस्ट लगाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ 30 करोड़ रुपए का लगाया गया। मतलब 50,000 करोड़ का तुम्हारे पास प्रॉफिट है, तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट सिर्फ 30 करोड़ का लगा है। तो मुझे बताओ, 50,000 करोड़ के प्रॉफिट वाली कंपनी 50,000 करोड़ के प्रॉफिट वाली कंपनी 30 करोड़ रुपए के इंटरेस्ट को बोले कि साहब इट विल क्रिएट दी मतलब जेन्युइन हार्डशिप, ये बात सही नहीं लगती। तो डिपार्टमेंट ने जेन्युइन हार्डशिप के क्लॉज को हटा दिया और कहा कि साहब जेन्युइन हार्डशिप हम नहीं मानते, मामला पहुंचते पहुंचते चला गया कोर्ट के पास, और मतलब मींस अपेक्स कोर्ट ने कहा कि तो फिर एसएससी ने वहां पे फिर अगला आर्गुमेंट दिया कि सर जी, चूंकि ये मामला जो था वो मैप में मतलब पेंडिंग था, इसलिए इंटरेस्ट हमने इसलिए पे नहीं किया क्योंकि जो इशू था वो मतलब मैप में था, जो कि हम कह सकते हैं कि मतलब सर्कमस्टांसेस है बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अस। मतलब ये हुआ कि साहब ये जो है वो हमारे मतलब कंट्रोल के बाहर की बात थी। कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि अगर इशू मैप में पेंडिंग भी था तो फिर आप इसे ये नहीं कह सकते कि दिस इज द मैटर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एसएससी। आपको अपना यहाँ पे डिमांड पे कर देना चाहिए था, और मैप के बाद जो भी मतलब डिसीजन होता, अगर आपका रिफंड बनता तो आपको रिफंड मिल जाता। अगर लेट्स से कि अगर आपका रिफंड अगर मान लीजिए कि मतलब नहीं बनता, तो अकॉर्डिंगली आपने अपना इंटरेस्ट, आपने अपना अमाउंट ऑलरेडी पे कर दिया, बात खत्म हो जाती। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैप में जो है वो इशू मतलब पेंडिंग है, हम ये नहीं मान सकते कि दिस इज द केस विच इज बियॉन्ड द सर्कमस्टांसेस ऑफ विच इज बियॉन्ड द मतलब कंट्रोल ऑफ द एसएससी, और अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे इंटरेस्ट का वेवियर नहीं मिलेगा 222A के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी कंडीशन को, इनमें से दो में से किसी भी कंडीशन को आप सेटिस्फाई नहीं करते। आप ये भी नहीं कह सकते कि इंटरेस्ट अमाउंट विल कॉज दी मतलब जेन्युइन हार्डशिप टू यू, बिकॉज 30 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट है, आपकी 50,000 करोड़ रुपए की मतलब प्रॉफिट है, और अगर इशू अगर मैप में अगर मतलब पेंडिंग है, तो आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज दी बियॉन्ड दी कंट्रोल ऑफ द एसएससी, आपके मतलब कंट्रोल के बाहर आप ये भी क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे आपको 220A का वेवर नहीं मिलेगा, मीन्स आपका इंटरेस्ट यहाँ पे कम नहीं होगा, रिड्यूस